हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मल्टी एटम्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीए के बच्चों का बहुत ही मोस्ट प्यारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। इसका सब्जेक्ट कोड है बीपीसी 301। नाउ आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। नाउ यूनिट 1 हम आज इसकी पढ़ेंगे। यूनिट 1 में बेसिक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसके पिलर्स क्या होते हैं, इसके पैराडाइम्स क्या हैं, डिफरेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूनिट सेकंड में वील गो इन डीप, ओके, जैसे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म यूनिट थर्ड में, जेनेरिक प्रोग्रामिंग फोर्थ में, एंड फिफ्थ यूनिट में स्ट्रीम्स, फाइल्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। दिस यूनिट इज यूनिट 1। इसमें हम आपको पूरा बेसिक ओवरव्यू देंगे और इसमें पीवाईक्यूज भी हैं लास्ट ईयर के एंड पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके इस यूनिट से आ सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड, एक स्टोरी समझते हैं छोटी सी। हमें इमेजिन करो एक कार बनानी है, ठीक है। मेरे पास दो सिनेरियोज हैं। पहला, मैं कार को पूरा बेसिक से बनाऊं कि मतलब उसके सारे पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप अलाइन करूं, सारा काम खुद करूं, बेसिक से मैंने एक बढ़िया सी कार बना दी। नाउ इमेजिन कि मुझे एक दोबारा से कार बनानी है। सो मुझे फिर दोबारा सारा काम करना पड़ेगा, सारा काम दोबारा से बेसिक से मैंने उसको अलाइन करना पड़ेगा, हर चीज। डोंट यू थिंक थोड़ा हेक्टिक और टाइम टेकिंग हो जाएगा? नाउ सेकंड सिनेरियो, आपको एक कार बनानी है। आपने क्या करा, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, ठीक है। ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर लिया कि अच्छा मेरी कार में ना ऐसे ऐसे होगा, मेरी कार इस कलर की होगी, मेरी कार में गियर शिफ्टर्स ऐसे होंगे, वाइजर ऐसा होगा, अलाइनर्स ऐसे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। आपने कार नहीं बनाई है, आपने एक उसका डिजाइन बना लिया कि मेरी कार इस तरीके से होगी। अब इस ब्लूप्रिंट से आप हंड्रेड्स ऑफ कार बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है अच्छा मेरी कार ऐसे दिखेगी, मैंने बस ब्लूप्रिंट उठाया और मैंने कार बना दी। सोचो दोनों सिनेरियोज में ज्यादा इजी कौन सा है? ब्लूप्रिंट वाला। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही करती है आपकी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया था, दैट इज योर क्लास, एंड जो आप एक्चुअल कार बना रहे हो उससे, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाए। और ये कार वाली स्टोरी ना पूरी यूनिट में आपको बहुत सारे टॉपिक्स आप इसको इससे समझ आ जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, प्रोग्रामिंग पैराडाइम। व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम? पैराडाइम का बहुत ही सिंपल इजी मतलब होता है कोई भी स्टाइल या फिर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, किसी प्रोग्रामिंग को करने का तरीका, पैराडाइम। ठीक है, जैसे आप खाना बनाते हो डिफरेंट वेज में, आप फ्राई करते हो, बॉईल करते हो, बेक करते हो केक को, एक्सेट्रा। सिमिलरली आप अपने प्रोग्राम्स को डिफरेंट वेज में लिख सकते हो। पहले के टाइम पे जो हमारे पास जो ऐसे प्रीवियस लैंग्वेजेस हुआ करती थी, जैसे कि सी, पास्कल, फॉर्ट्रन, उसमें ना कुछ प्रोग्रामिंग अप्रोचेस हम ऐसे यूज कर रहे थे होते थे। आज भी हम बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग अप्रोचेस यूज करते हैं। सबसे पहले उनमें हमारे पास आती है प्रोसीजरल या फिर फंक्शनल अप्रोच। प्रोसीजरल अप्रोच या फंक्शनल अप्रोच हमारी पुरानी लैंग्वेजेस, जैसे मैंने अभी बताया सी, फोर्ट्रन, पास्कल, इन सब में इस्तेमाल होती थी। व्हाट इज प्रोसीजरल एंड फंक्शनल अप्रोच? प्रोसीजरल और फंक्शनल अप्रोच क्या करती है, प्रोग्राम को डिवाइड कर देती है इनटू सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, प्रोसीजर या फिर फंक्शन। ये आपके पास एक प्रोग्राम है और आपने उसको डिवाइड कर दिया किसमें, या तो आपने सेट ऑफ स्टेप्स जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर, या फिर फंक्शन। फंक्शन क्या होता है हमारे पास में, एक सेट ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो पर्टिकुलर कोई काम कर रहा होता है। इस अप्रोच में प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। ये जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ये ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, छोटे ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। फंक्शंस आर दी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा फंक्शन होता है। इस अप्रोच में हमारी जितनी भी प्रोग्राम होता है वो सारा फंक्शन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। अब हमारी इस अप्रोच में डेटा एंड फंक्शंस आर सेपरेट, मतलब डेटा अलग है एंड आपका फंक्शन अलग है। डेटा हमारा पास हो रहा है फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, ठीक है। मतलब जैसे कि अब हमारे पास में एक यहाँ पे एक फंक्शन है F1 और एक हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है F2। अब यहाँ से यहाँ पे हमारे डेटा इनके बीच में पास हो रहा है, देन हमारा जो भी हो रहा है वर्क हो रहा है, ठीक है। लेकिन पता है, जब हमारा डेटा और फंक्शन दोनों सेपरेट होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे जैसे कि टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग क्या होती है कि अगर मैंने कोई डेटा में चेंज करा ना, तो मुझे साथ साथ फंक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चेंज नहीं करती हूँ तो उससे मेरा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। दूसरा, मेंटेनेंस। अगर मैंने डेटा और फंक्शन अलग अलग करे तो मुझे मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे लास्ट, इमेजिन आपके पास 10 लाइन का कोड है, आप आराम से वो कर सकते हो मैनेज। सोचो अगर आपके पास 1000 लाइन का कोड होता तो आप उसे मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी डेटा और फंक्शन सेपरेट करने में और फंक्शनल अप्रोच में भी।
इसको हम फंक्शनल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन का सिंपल बेसिक मतलब होता है ब्रेक करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इनटू स्मॉलर फंक्शन। कोई बड़ी चीज है उसको स्मॉलर फंक्शन में ब्रेक कर दिया, उसका सिंपल मतलब होता है फंक्शनल डिकम्पोजिशन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन आपका स्कूल है, स्कूल में आपके पास स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिजल्ट, सारी चीजें आपके सेपरेट फाइल्स में हमने वो कर रखी है स्टोर। और ये जो डेटा है एक दूसरे के पास पास हो रहा है, लेकिन अब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर आप एक टीचर हो और मैं एक टीचर हूँ तो हमारे बीच में भी जो डेटा है वो क्या कहते हैं, पास हो रहा है। तो जिसकी वजह से आप भी एक्सेस कर सकते हैं और मैं भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो डेटा की सिक्योरिटी नहीं है। आज के टाइम में डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें डेटा को सिक्योर करना आना चाहिए। डेटा की सिक्योरिटी हमारा टॉप मोस्ट वर्क होना चाहिए, ठीक है। अब इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारे पास डेटा था वो हमारा प्रोटेक्टेड नहीं था, और कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता था और उस डेटा को चेंज भी कर सकता था। तो ये हमारे पास एक इसकी प्रॉब्लम थी। सेकंड अप्रोच आती है हमारे पास में, डेटा डिकम्पोजिशन अप्रोच। डिकम्पोजिशन का हमने मतलब पढ़ा था कि सिंपल कोई भी बड़ी चीज को छोटी चीजों में तोड़ देना। और डेटा हो रहा है मतलब डेटा को, मतलब हमने जो पूरा कोड है उसको फंक्शंस के में ना तोड़ के हमने डेटा में तोड़ दिया। दैट मीन्स हमने डिवाइड कर दिया एंटायर प्रोग्राम इनटू डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स है उनमें मैंने अपना पूरा डेटा को डिवाइड कर दिया। ये वाली अप्रोच डेटा पे फोकस ज्यादा करती है रेदर देन फंक्शन। और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा होता है वो डिवाइड होता है मैनेजेबल, इंडिपेंडेंट और स्मॉलर पार्ट्स में। ओके, स्टिल हमारे पास जो डेटा और फंक्शन थे वो टाइटली लिंक नहीं थे, इस वजह से इसमें भी हमारे पास इश्यूज आ रहे थे। ये जो अप्रोच है फोकस करती है एंटायरली कि कैसे आपका डेटा स्टोर होगा। ये इस पे फोकस नहीं करती कि क्या एक्शंस परफॉर्म होंगे, नहीं, बस मेरे को ये फर्क पड़ता है कि मेरा डेटा इस तरीके से स्टोर होना चाहिए। ओके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड, जो मेन, जो हमारी सबसे फोकस जिस पे हमें करना है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा डिवाइड हो जाता है इनटू ऑब्जेक्ट्स। ओके, हमारा जो प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? अभी के लिए आप ये समझो, ऑब्जेक्ट ना रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब कोई ऐसी चीज जिस जो यूनिक हो, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो फिजिकल या फिर कंसेप्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो। जैसे कि पेन है, पेन एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये यूनिक है, इसको मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि डेटा एंड फंक्शंस आर केप्ट टुगेदर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमारे पास इशू क्या आ रहा था कि डेटा और फंक्शन अलग अलग थे, लेकिन इस अप्रोच में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे होती है एक क्लास, क्लास के अंदर हमारे पास आता है डेटा, प्लस यही हमारे पास आ जाते हैं हमारे फंक्शंस। ओके, इस अप्रोच में हमारे पास जो डेटा होता है दैट इज प्रोटेक्टेड, और केवल उसको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल का मतलब सिंपल आप ये समझिए, जैसे हम, आपका फोन है, आपके फोन में फेस लॉक है, ठीक है, तो जब तक वो फेस लॉक है वो एक चैनल है, जब तक आपका फेस उसमें नहीं लगेगा, मतलब आपका वो फेस स्कैन नहीं करेगा, तब तक आपका आप फोन एक्सेस नहीं कर सकते। तो फोन इज योर डेटा और फेस लॉक आपके चैनल है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो डेटा को। ठीक है, now, it helps organize large and complex programs by combining data and related function into objects। ये क्या करता है, इससे हम लार्ज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऑर्गेनाइज? क्योंकि हमने क्या करा, जो लार्ज प्रोग्राम्स थे उनको ना कंबाइन कर दिया, उसके डेटा को और फंक्शन को, और उसको हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में रख दिया। ठीक है, दिस इज योर ओवरऑल अप्रोच कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है प्रोग्रामिंग, वो कैसे काम करती है, ये सारी चीजें। ये भी बेसिक ओवरव्यू है, इसके बारे में हम और आगे जाके पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंपल आप ये समझो कि डेटा और फंक्शन अलग अलग थे, हमने क्या करा, उनको एक साथ कर दिया ऑब्जेक्ट्स में, जिसकी वजह से डेटा प्रोटेक्ट हो गया और हमारा काम जो है वो आसान हो गया। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन कि डेटा हमारा हाइड हो गया इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू क्लास इंटरफेस एंड एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये सेफ है, दिस इज सेफ। क्लास इंटरफेस और एक्सेस स्पेसिफायर ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये अभी तक तो ऐसे यूजुअली एक बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था, लेकिन ये आ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही यूजुअली आएगा। प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस होता है? पहला, प्रोसीजर जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, वो किस पे, प्रोसीजर्स पे, फंक्शंस पे फोकस करती है, जबकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है।
प्रोसीजरल में हमारी डेटा सिक्योरिटी थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेटा और फंक्शन अलग-अलग थे, कोई भी एक्सेस कर सकता था, तो इसलिए डेटा सिक्योरिटी नहीं थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिक्योर था। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा और फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, जिसकी वजह से डेटा हमारा सेफ है। अप्रोच टॉप डाउन थी। टॉप डाउन का मतलब है कि मेरे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने उसको छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच। एंड बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि मेरे पास कोई छोटी प्रॉब्लम्स है और मैंने उनको कंबाइन करके एक बड़ी प्रॉब्लम बना दी। ठीक है? तो दिस इज बॉटम अप अप्रोच। ओके, रियल वर्ल्ड मैपिंग इज डिफिकल्ट। व्हाट इज रियल वर्ल्ड मैपिंग? रियल वर्ल्ड मैपिंग का मतलब सिंपल सा इतना समझो कि जो हमारे पास डिजिटल डेटा, लॉजिक या जो भी आपके डिजिटल अप्रोचेस हैं, हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है? तो क्या था हमारे पास कि अगर हम कनेक्शन किस चीज का, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स का, किसके साथ में, डिजिटल डेटा या फिर लॉजिक्स के साथ में। प्रोसीजरल में हम फंक्शंस पे फोकस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड मैप की जैसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स को या कंसेप्ट्स को मैप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन सिंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हमारा सारा काम ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट खुद हमारे पास एक क्या होती है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो इसलिए हमारे पास जो रियल वर्ल्ड मैपिंग है बहुत ईजी होती है। ठीक है? कोड रीयूज इज लिमिटेड, क्योंकि आप एक सेट ऑफ प्रोसीजर, एक फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोड को रीयूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप एक कोड को दूसरी जगह यूज कर रहे हो, तो उससे क्या होती है, क्रैश हो सकता है आपका प्रोग्राम। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोड यूज करना बहुत ईजी होती है बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है? मेंटेनेंस लार्ज प्रोग्राम्स के लिए हार्ड होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर 10 लाइन का कोड है, उसे हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इमेजिन अगर आपके पास 1000 लाइन का कोड है, तो वो मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें ऑब्जेक्ट्स मैनेज करने होते हैं, जिसकी वजह से दैट इज ईजियर टू मेंटेन। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आराम से पूछे जा सकते हैं कि प्रोसीजरल के एग्जाम्पल बता दो, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारी लैंग्वेजेस है कौन सी हैं जो सपोर्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को। तो हमारे पास प्रोसीजरल के एग्जांपल्स होते हैं सी, पास्कल, फॉर्ट्रैन। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ओके, सो अब हम नेक्स्ट इज फाइनली द इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। oops oops is a programming paradigm. It's a programming paradigm that organizes program around objects rather than function. एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम मतलब एक प्रोग्रामिंग का तरीका है जो क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रेदर देन फंक्शंस। फंक्शंस के अराउंड ना करके ऑब्जेक्ट्स के अराउंड करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, ऑब्जेक्ट हमारी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, जिसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। मतलब मैं उसको आइडेंटिफाई आराम से कर सकती हूँ यूनिकली। उसका स्टेट होता है, स्टेट मतलब एट्रीब्यूट्स, उसके करंट स्टेटस, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड बिहेवियर, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, वो क्या करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो हमने 2 चीज पढ़ी। पहला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो ऑर्गेनाइज कर रही है प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रेदर देन फंक्शंस। एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी विद अ यूनिक आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। ओके, सो हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी, हम उसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? हम मतलब उसमें से भी तो कर सकते थे ना हम यूज, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई? तो अब हम पहले पढ़ेंगे कि हमारी जो ट्रेडिशनल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई। देन हम पढ़ेंगे अच्छा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऊप्स आई है। तो व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स? सबसे पहले, लार्ज प्रोग्राम जो थे हमारे पास वो बहुत डिफिकल्ट थे उनको मैनेज करना। लार्ज प्रोग्राम्स को मैनेज करना वाज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा, डेटा जो था हमारे पास सेपरेटली हैंडल होता था फ्रॉम फंक्शन। अब हमने पढ़ा था कि अगर जो हमारे पास डेटा फंक्शन से सेपरेट होता है, तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी इज लिमिटेड, कोड को रीयूज नहीं कर सकते थे हम। टाइट कपलिंग होती है। टाइट कपलिंग का सीधा मतलब ये होता है कि अगर हम एक पार्ट में चेंज कर रहे हैं, तो उससे दूसरे पार्ट्स में अफेक्ट पड़ेगा। अगर हमने एक चीज में चेंज करा और दूसरी में चेंज नहीं करा, तो उससे प्रोग्राम क्रैश हो सकता था। रियल वर्ल्ड एंटिटीज को मॉडल नहीं कर सकते थे, मतलब हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज को मैप नहीं कर सकते थे डायरेक्टली। और जो लार्ज प्रोग्राम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये कुछ हमारे पास अप्रोचेस प्रॉब्लम्स थी हमारे पास पहली के प्रोग्रामिंग में, दैट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ओके, अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो लेट अस डिस्कस इट। जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम थी ओल्ड अप्रोच में, हमने देखा कि डेटा तो सिक्योर ही नहीं था। सॉल्यूशन क्या आया कि डेटा को हमने हाइड कर दिया ऑब्जेक्ट्स के अंदर।
इनकैप्सुलेशन एक हमारे पास पिलर होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जैसे ये वर्ड्स हैं, इन पे ज़्यादा वो नहीं होना कि ये तो मेरे को पता नहीं, हम आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डेटा वाज़ नॉट सिक्योर था पहले प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या हो गया? हमने डेटा को हाइड कर दिया ऑब्जेक्ट्स के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम, हमारे पास जो कोड था दैट वाज़ हार्ड टू रीयूज़, मतलब हम उसको रीयूज़ ही नहीं कर सकते थे। सॉल्यूशन, हमने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस की तरह। थर्ड, लार्ज प्रोग्राम्स बहुत हार्ड करनी मैनेज करनी बहुत हार्ड होती थी। सॉल्यूशन, प्रोग्राम्स को हमने ऑब्जेक्ट्स में ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत इजीली हम मेंटेन और मैनेज कर सकते थे। एंड फोर्थ, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग बहुत डिफिकल्ट थी, मतलब रियल वर्ल्ड मैपिंग बहुत डिफिकल्ट थी। सॉल्यूशन, कि हम डायरेक्टली रियल वर्ल्ड एंटिटीज को मैप कर सकते थे। तो ये हमारी नीड है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नीड ऑफ ऊप्स क्या है, तो आप या तो इस टेबल को बना सकते हैं और इन पॉइंट्स को लिख के आप थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज इनफ। ओके, नाउ फाइनली द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ओप। ओप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये आपको पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये बेसिक टर्म्स जो हर चीज में यूज होने वाली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ओके, आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, ओवरलुक मिल जाएगा बेसिकली। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ पिलर्स होते हैं। ठीक है, 6 पिलर्स होते हैं हमारे पास में। और अभी उन पिलर्स की हम ट्रिक आगे देखेंगे कि हम कैसे उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं, तभी हमारे पास आगे ट्रिक है जिससे हम उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहला पिलर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ क्लास। क्लास, जैसे हमने अभी आपको याद करो, जैसे हमने पढ़ा था ना कार वाला हमने स्टोरी पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि कोई जैसे हमने कार का ब्लूप्रिंट बना लिया, वो जो ब्लूप्रिंट है वो क्लास है। तो वही होता है, क्लास इज नथिंग जस्ट अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट जो डिफाइन करता है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा था ना कि जैसे हमें कार बनानी है, तो मैंने उसका एक टेम्पलेट बना लिया कि मेरी कार कैसी दिखेगी, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी और वो क्या क्या काम करेगी, जैसे उसके बिहेवियर क्या क्या होंगे, ये हमने पढ़ा था। तो क्लास हमारी जस्ट एक ब्लूप्रिंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं टेम्पलेट होती है, जो डिफाइन करती है क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज का मतलब हम कह सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे और क्या-क्या बिहेवियर फंक्शन होंगे, मतलब क्या-क्या फंक्शंस वो ऑब्जेक्ट करेगा। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट होता है जो डिफाइन करेगा प्रॉपर्टीज को और बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ एनालॉजी से अगर हम इसे समझे, तो ऐसे समझो कि आपको ना एक घर बनाना है। ठीक है, आप लेकिन घर बनाने से पहले आपने क्या करा, आपने उसका एक ब्लूप्रिंट बना लिया कि ओके, मेरा घर इस तरीके से दिखेगा, इसमें इतने रूम्स होंगे, इसमें कलर्स ऐसे होंगे, इसमें स्टेयर्स ऐसी होंगी। तो आपने ना क्या करा, एक ब्लूप्रिंट बना लिया, वो ब्लूप्रिंट ही हमारा क्लास होती है। ओके, गॉट इट। ओके, की पॉइंट्स क्या होते हैं? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब है कि क्लास को यूजर डिफाइन कर रहा है। मतलब मैं अगर एक यूजर हूं, तो मैं बताऊंगी कि मेरा टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। अगर मुझे घर बनाना है, तो मैं बताऊंगी मेरे घर में कितने रूम्स होने चाहिए, मेरे घर में स्टेयर्स कैसी होनी चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए। तो वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, दूसरे हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जो हमारे पास पहले से ही डेवलपर्स ने हमारी क्या कहते हैं लैंग्वेज में बिल्ट इन, मतलब पहले से ही बना रखे हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो मेरे हिसाब से एज अ यूजर के हिसाब से बनता है। ठीक है, it contains data members and member function. Data members basically are variables, ठीक है, जिनमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स मतलब अब ऐसे मान लो वेरिएबल्स को कि उसकी एट्रीब्यूट्स या फिर उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड मेंबर फंक्शन आर दी मेथड्स कि वो क्या काम करेगा। ठीक है, जैसे कार थे, कार के मेंबर्स क्या हो गए, उसका कलर, उसके क्या कहते हैं टायर्स, उसके किस टाइप के टायर्स हैं, उसके वाइजर्स किस तरीके से है, स्क्रीन कैसी है, ये उसके मेंबर्स हो गए। लेकिन मेंबर फंक्शंस क्या हो गए कि कार की स्पीड, कार में ब्रेक्स, एक्सेलरेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिंटेक्स ऑफ अ क्लास। क्लास का जो सिंटेक्स होता है सी प्लस प्लस में, वो होता है हमारे पास क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम, कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर जो भी आपके डेटा मेंबर्स होते हैं या मेंबर फंक्शन होते हैं। एंड रिमेंबर, जब भी आप क्लास बनाओगे, तो क्लास के जो नीचे वाला कर्ली ब्रेसेस है, उसके बाद में एक लगता है सेमी कोलन। ये क्लास का सिंटेक्स होता है। यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, जल्दीबाजी में क्या कहते हैं, आप सेमी कोलन लगाना भूल जाते हो, लेकिन नहीं भूलना, इससे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो क्लास के हमेशा याद रखना है कि क्लास के जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होते हैं, उसमें जो नीचे वाला कर्ली ब्रेस होता है, उसके बाद में सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ईजी सा सिंटेक्स है आपका क्लास का। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब सारी चीजें ऑब्जेक्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगी। ऑब्जेक्ट इज अ रियल इंस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं कॉपी ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस का मतलब होता है कॉपी,
जैसे कि अगर मैंने एक हाउस बना दिया, है ना? हाउस का ब्लूप्रिंट बना दिया। अब मैं जब उस एक्चुअल हाउस को बनाऊँगी ना, तो एक्चुअल हाउस क्या होगा? कॉपी, क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट में से कॉपी तो करा है ना? तो ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग जस्ट अ रियल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास की एक रियल कॉपी जो एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है? जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो हमारी मेमोरी इज़ एक्चुअली एलोकेटेड। हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, ये याद रखना। जब कभी भी आप ब्लूप्रिंट बनाते हो, जब कभी भी आपने ब्लूप्रिंट बनाया, ब्लूप्रिंट, तो आपने कोई भी उसे मेमोरी नहीं दी। नो मेमोरी एलोकेटेड। मुझे एक घर बनाना था, मैंने उसका ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने घर बना दिया, नहीं। मैंने अगर ब्लूप्रिंट बनाया, इसका मतलब मैंने कोई उसे मेमोरी नहीं दी, वो कोई स्पेस, कोई मेमोरी अभी नहीं ले रहा है। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब भी आपने इस ब्लूप्रिंट से आपने ब्लूप्रिंट बना दिया ऐसे करके कि अच्छा ऐसे मेरे कमरे होंगे, ऐसे करके ऐसे, ये आपका क्या हो गया? ब्लूप्रिंट। लेकिन जब मैं इससे एक असली घर बना दूँगी, मैंने इससे ऐसे करके एक घर बना दिया, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है, तो मैंने इससे क्या करा, एक घर बना दिया, दिस इज़ द हाउस। अब ये हमारी एक्चुअल मेमोरी इसमें एलोकेट हो रही है, ये कोई मेमोरी ले रहा है, ये रियल है, रियल एंटिटी है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि जब कभी भी क्लास की बात होगी, क्लास मतलब ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही। और जब कभी भी आपकी ऑब्जेक्ट की बात होगी, ऑब्जेक्ट मतलब रियल इंस्टेंस, रियल कॉपी ऑफ अ क्लास, मतलब मेमोरी एलोकेट होगी। ऑलराइट, रियल लाइफ एनालॉजी इस इजी की, अगर क्लास है तो ब्लूप्रिंट होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल हाउस बिल्ड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट। आप कितने भी हाउस बना सकते हो एक ब्लूप्रिंट से, ठीक है? की पॉइंट्स क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट के, कि क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। इंस्टेंशिएशन ये आपका यूजुअली ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो नहीं आता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड टर्म, ओके, जिसको आप यूज कर सकते हो, तो उन्हें लगेगा कि अच्छा आपको आता है। मतलब क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन, मतलब जब कभी भी आपके पास ब्लूप्रिंट था, ठीक है, आपके पास ब्लूप्रिंट था, दिस इज योर ब्लूप्रिंट, ओके। आपने इस ब्लू ये आपका हाउस का ब्लूप्रिंट है, ओके। अब आपने इससे एक्चुअल घर बना दिया, ठीक। अब ये जो प्रोसेस होती है ब्लूप्रिंट से एक एक्चुअल हाउस बनाने की, ये हमारे पास क्या है, एक एक्चुअल हाउस हो गया। एक्चुअल हाउस मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ ये जो प्रोसेस होती है ब्लूप्रिंट से हाउस बनाने की, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्टेंशिएशन। इंस्टेंशिएशन, तो इंस्टेंशिएशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट बनाना फ्रॉम एन ब्लूप्रिंट फ्रॉम अ क्लास इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट इज एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटा। अब मेरे पास एक घर है, मेरे पास रूम है, अब रूम के अंदर बहुत सारे सामान होंगे, है ना? तो वो उसका डेटा है, तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का डेटा भी होता है, ठीक है? क्योंकि ब्लूप्रिंट से तो हमें आइडिया लग गया कि अच्छा मेरे पास ये रूम्स होंगे, मेरे पास ऐसे ऐसे सारा चीजें होंगी, लेकिन उसमें जो एक्चुअल डेटा होगा वो तो ऑब्जेक्ट का ही होगा ना। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर ऑब्जेक्ट के पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसका मैंने एक टर्म रख रखी है, एसबीआई बैंक, आपने सुना ही होगा, तो एसबीआई से आप याद रखना, हर ऑब्जेक्ट के पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज स्टेट, आइडेंटिटी एंड बिहेवियर। एसबीआई से आप हमेशा याद रखना, इसको याद रहेगा आई होप आप लोगों को, कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज द स्टेट, आइडेंटिटी एंड बिहेवियर। ओके, स्टेट क्या होता है? स्टेट इज द करंट डेटा और एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने ब्लूप्रिंट में लिखा कि कलर होगा मेरे घर में, है ना? तो मैंने क्या किया था कि मेरे घर के में मैंने सोचा कि ओके मेरे घर पे ना पिंक कलर होगा, तो जो पिंक कलर है वो एट्रीब्यूट है, वो एक स्टेट है उस ऑब्जेक्ट का। ओके, सेकंड इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के मतलब होता है कि यूनिक एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिक एग्जिस्टेंस, जिससे हम उसको डिस्टिंग्विश, जिससे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अब देखो मेरे पास एक ब्लूप्रिंट था, ये मेरे पास एक ब्लूप्रिंट था घर का, कि मतलब मुझे ऐसे घर बनाना है, ठीक है? यहाँ मैं लिख दिया इसको ब्लूप्रिंट। अब मैंने एक घर बनाया ऐसे, ठीक है? और एक घर मैंने एक और बना लिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो ब्लूप्रिंट होता है हम उससे हंड्रेड्स ऑफ घर बना सकते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
अब ये दोनों ऑब्जेक्ट बना दिए, लेकिन मैं इसे डिफरेंशिएट कैसे करूँगी? मुझे कैसे पता? ये समझो ये आपका घर है, ये मेरा घर है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला मेरा घर नहीं है? मुझे कौन-सा आपका है, कैसे पता चलेगा? इसे पता करने के लिए हमारे पास होती हैं आइडेंटिटीज़। लेट्स से मैंने इसको दे दिया H1 एंड लेट्स से इसे दे दिया H2। तो ये जो H1 है, ये क्या है? इसकी आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी जो इसको बाकी घरों से डिफरेंशिएट कर रही है, यूनिक बना रही है। ठीक है? तो हर ऑब्जेक्ट के पास में उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। अगर आप 3 ऑब्जेक्ट बनाए ना आपने, मतलब अगर आपने एक और घर बना लिया और अगर आपके पास 3 घर हैं, तो उन तीनों के पास अपनी एक आइडेंटिटी होगी जिससे आप पता चलेगा आपको कि अच्छा हम इस घर की बात करें। इसे ऐसे समझो, आप जहाँ रहते हो, ठीक है? आपकी कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं। अगर वो सारे घर सेम हैं, तो आपको आपके रिश्तेदारों को कैसे पता चलेगा कि उन्हें आपके घर आना है? क्योंकि उनके पास एक एड्रेस होगा। वो जो एड्रेस है, वो आपके घर की यूनिक आइडेंटिटी है। तो ऐसे याद रखना कि आइडेंटिटी हमारे पास ऑब्जेक्ट की यूनिकनेस होती है, जिससे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और चीज़ों से, ओके? बिहेवियर, क्या एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या-क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया था, तो कार क्या कर सकती है मेरी? कार ब्रेक मार सकती है, कार से मैं एक्सेलरेट कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें हॉर्न बजा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक्शंस हैं जो एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ याद रखनी है? पहला, ऑब्जेक्ट हमारी क्या होती है? एक रियल इंस्टेंस होती है क्लास का। जब हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, मेमोरी एलोकेट होती है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की प्रोसेस फ्रॉम एन क्लास या ब्लूप्रिंट इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। हर ऑब्जेक्ट के पास उसकी कॉपी होती है। ऑब्जेक्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी ट्रिक हमने याद करी है, दैट इज SBI, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। अब सिंटेक्स क्या होता है ऑब्जेक्ट का? जो हमने क्लास बनाई, ठीक है? क्लास का नाम जिस क्लास से हम उसको बना रहे हैं। जैसे अगर मैंने हाउस का ब्लूप्रिंट बनाया था, तो जिस ब्लूप्रिंट से मैं बना रही हूँ उसका नाम और ऑब्जेक्ट का नाम, ये आप ऑब्जेक्ट का नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने H1 ले लिया, तो H1 हमारे पास क्या था? ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है? तो क्लास का नाम जिस क्लास से आप उसे बना रहे हो, दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम जो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। आई होप आपको ये समझ आए। नोट्स यार इजी है, तो आपको बहुत अच्छे से, मेरे हिसाब से आप अगर रीड भी करोगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है? ओके। यस, ये रिमेंबर करने वाली चीज़ है क्या, कि क्लास अगर है तो वो ब्लूप्रिंट है, कोई मेमोरी नहीं है। मैंने एक घर का ब्लूप्रिंट बनाया, घर पक्का नहीं बनाया। ऑब्जेक्ट एक रियल थिंग है, उसमें मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है? ये एग्जांपल कोड है, घबराना नहीं है। हम इस कोड को बहुत अच्छे से नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी पूरी डेप्थ में जाने वाली है। कोड में हमने बस सिंपल बता दिया है कि अच्छा ओके, सी प्लस प्लस में अगर हमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने हैं, वो ऐसे बनते हैं। ठीक है? कोड में मतलब अगर आप जब नेक्स्ट यूनिट पढ़ोगे, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अभी आप इतना ही समझो कि हमारे पास जो हैश इंक्लूड है, वो हमारे पास क्या होती है? हेडर फाइल। ठीक है? और ये अभी हम आगे नीचे पढ़ेंगे कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो घबराना नहीं है। इसमें सिंपल इतना समझो कि हमने एक क्लास बनाई जैसे स्टूडेंट नाम की, ठीक है? पब्लिक का हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर, जो हमने बोला था ना कि क्या कहते हैं, हमारे पास फेस लॉक, ठीक है? वैसे एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक का मतलब होता है इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अगर आपका फ़ोन है, उसपे कोई लॉक नहीं लगा हुआ, तो उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो पब्लिक है। ठीक है? तो उसमें हमारे पास स्ट्रिंग नेम और इंट रोल, जो रोल नंबर है और नेम है, वो हमारे पास क्या होगा? डेटा मेंबर हमने पढ़े थे। डेटा मेंबर क्या होते थे हमारे पास में? 1 मिनट। डेटा मेंबर, ये हमारे पास होते थे एट्रिब्यूट्स। ठीक है? और ये जो हमारे पास डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले हमारे पास क्या है? मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन। ठीक है? तो मैंने एक क्लास बनाई, मतलब मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया स्टूडेंट नाम का। मैंने सोचा कि मेरा जो स्टूडेंट होगा ना, उसके पास उसका एक नेम होगा, एक रोल नंबर होगा और एक फंक्शन होगा, क्या कि वो डिस्प्ले कर सकता है अपना नाम और अपना रोल नंबर। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अब मैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, और ये याद रखना है कि क्लास खत्म होते हैं हमें सेमीकोलन लगाना है। ठीक है? अब मैंने मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। आपने कोड दिया, तो सबसे पहले जो कर्सर होगा ना, वो यहाँ आएगा मेन फंक्शन पे। ठीक है? यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो मेन फंक्शन में हमने दिया हमने एक स्टूडेंट, हमने कैसे पढ़ा था? सिंटेक्स क्या होता है? क्लास का नाम, मतलब उस ब्लूप्रिंट का नाम क्या है? हमारे क्लास का नाम स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने S1 ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है? अब S1 डॉट नेम। अब मेरे पास एक, ऐसे समझते हैं, ओके? मैंने क्लास से एक स्टूडेंट बना लिया S1। ठीक? अब इस S1 के पास में 2 चीज़ होंगी। हमने पढ़ा ना कि हमारे स्टूडेंट के पास एक नेम होगा और एक उसके पास होगा उसका रोल नंबर। हुँ? ठीक है? और उसके पास एक फंक्शन होगा, क्या कि वो अपना रोल नंबर और ये डिस्प्ले कर सकता है। अब मेरे S1 के पास ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन मैंने ये तो नहीं बताया कि S1 का नाम क्या होगा। तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का, जो अगर हमें कोई मेंबर फंक्शन
एक्सेस करना है तो हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर का। जैसे हमने लिखा है ना S1 डॉट नेम, मतलब S1 के नेम एट्रीब्यूट को यूज करो और उसमें राहुल वैल्यू डाल दो, मतलब नेम में डाल दो वैल्यू राहुल। सिमिलरली S1 के रोल नंबर को एक्सेस करो और रोल नंबर में डाल दो 101। अब मेरा एक बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट बन गया है, स्टूडेंट जिसका नाम राहुल है और जिसका रोल नंबर 101 है। अगर मैंने फंक्शन कॉल करा डिस्प्ले, तो सिंपल क्या करेगा, ये नेम लिख, ये डिस्प्ले में ये आ जाएगा कि नेम राहुल एंड रोल नंबर 101। ये आपका हमारे पास आ जाएगा आउटपुट में। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये आई होप समझ आ गया हो आप सबको। ओके। और ये जहाँ पे जो एंड एल लिखा है, एंड एल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, कि मतलब जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। अगर मैं ये एंड एल नहीं लगाती ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे लिखा आता आउटपुट जो आता आपका, वो आता नेम राहुल, और इसके बराबर में ही बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है रोल नंबर। लेकिन हमें नहीं चाहिए ना ऐसा, हमें चाहिए कि भाई अपना अलग अलग लाइंस में आए, थोड़ा मतलब प्रेजेंटेबल लगे। तो इसलिए हम एंड एल का यूज करते हैं कि आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाए। ये बेसिक कोड था हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट का। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आया नहीं हो, क्योंकि हम आगे डेप्थ में पूरी आप खुद ही बनाओगे, आप खुद अपने आप क्लास बनाओगे, खुद अपने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, खुद ही डिफरेंट तरीके से रन करोगे प्रोग्राम को। ये बस एक ओवरव्यू था कि अच्छा ऐसा प्रोग्राम दिखेगा हमारा थोड़ा बहुत। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। ओके, थर्ड पिलर हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स, showing only the necessary details and hiding the complex internal details from the user। हम इसकी पहले रियल लाइफ एनालॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, उससे हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा। हम एक कार ड्राइव कर रहे हैं, हमें क्या पता होता है कि अच्छा अगर मैं इसको प्रेस करूंगी तो मेरी स्पीड तेज हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, अगर मैं इसको अप्लाई करूंगी तो ब्रेक्स हो जाएंगे, स्टीयरिंग व्हील को राइट में घुमाऊंगी तो मेरी कार राइट में टर्न हो जाएगी। ये हमें पता होता है। क्या हमें ये पता होता है कि इंटरनल काम कैसे कर रहा है, कि गाड़ी के अंदर कैसे कौन सी वायर्स हैं, क्या चीजें हैं जो उसको वो वर्क हो रही हैं? नहीं। दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज, कि हमारे पास जो केवल नेसेसरी डिटेल्स हैं वो हमें पता है, केवल शो कर दी हमें जो नेसेसरी डिटेल्स है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल्स है ना वो यूजर से हाइड कर ली। पता है क्यों हाइड करते हैं? क्योंकि अब मैं कार चला रही हूँ, मुझे नहीं जानना कि कोई कार कैसे ब्रेक मारती है, मुझे बस इतना पता है कि मैंने ये चीज अगर मैं इस पेडल पे प्रेस करूंगी तो ब्रेक लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है, क्योंकि मुझे जानना ही नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैंने ये प्रेस करा तो मेरी स्पीड तेज हो जाएगी, है ना, मैं इधर राइट में टर्न कर रही हूँ तो मेरा क्या कहते हैं व्हील उधर हो जाएगा। मुझे इंटरनल डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं जानूंगी उन्हें तो थोड़ी ना कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन मतलब शो करना केवल नेसेसरी डिटेल्स को, और जो अंदर की कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं उनको हाइड कर देना यूजर से। की पॉइंट्स, ये दिखाता है कि एक ऑब्जेक्ट क्या करता है रेदर देन हाउ इट डज इट। बेसिकली बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट करता क्या है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, कार जो है वो ब्रेक मारती है अगर मैं उस पर प्रेस कर दूं पेडल पे। ठीक है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं होता कि वो कैसे काम कर रही है, इंटरनल वर्किंग क्या है, मुझे कुछ नहीं जानना। ठीक है, बस कि मुझे इतना पता है कि मैंने प्रेस करा, मेरे ब्रेक लग गए कार के। ठीक है, इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर कोई इजीली पूछे कि क्यों करते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन यूज, तो सिंपल ये बोलना है कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, आपका कोड आप इजीली मेंटेन कर लोगे, मैनेज कर लोगे। अगर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई है तो चेंजेस करने में बहुत इश्यूज आ जाएंगे, है ना। तो ये सारे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई तो क्या हो गया कि आपने क्या करा, उसमें जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो इजीली कर सकते हो, चेंजेस उसे मैनेज अच्छा कर सकते हो, मेंटेन अच्छे से कर सकते हो। कहीं पे इश्यू आ गए तो आपको इतनी मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, आप इजीली चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव होती है? ओप्स में हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं? दैट इज अचीव्ड यूजिंग क्लासेस एंड एक्सेस स्पेसिफायर। क्लासेस हमने जैसे पढ़ी थी, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे जब एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक आएगा। ये ना चैप्टर बेसिकली एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो इसमें आपको ना पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कि तो आप सिंपल बोल दो कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि मैंने नेसेसरी डिटेल शो कर दी और जो आपका कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल है वो हाइड कर दी। तो इतना ही आपको पता होना चाहिए। इस यूनिट के बाद आपको अगर कोई पूछ लेगा तो आप उसका बेसिक मतलब समझा सकते हो दूसरे इंसान को। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। अगर हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि हमने सेपरेट कर लिया कोई फीचर कैसे काम करता है फ्रॉम हाउ यू यूज इट। ओके, ऐसे हम अचीव कर सकते हैं क्लासेस और एक्सेस स्पेसिफायर्स को। तो ये हमारा होता है पूरा किस चीज का, एब्स्ट्रैक्शन की बात।
नाउ नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। ओके, इनकैप्सुलेशन। अब देखो इसमें ना वर्ड आ रहा है कैप्सूल, है ना? तो कैप्सूल से ऐसे याद रखो, आपने आई होप सबने कैप्सूल्स खाए ही होंगे, है ना? तो हमारा जो कैप्सूल होता है ऐसे करके, इसके अंदर हमारे पास मेडिसिन्स होती है ना? अब हमारे पास कैप्सूल की कवरिंग क्यों होती है? जैसे हमें पता है कि जो अंदर की जो दवाई है वो खराब ना हो, मतलब हम क्योंकि हम उसे टच कर ले तो क्या पता उससे क्या कहते हैं वो खराब हो सकती है, मतलब हम जो मेडिसिन है, जो हम मेडिसिन खाने वाले हैं, हम उसे डायरेक्टली टच ना करें, इसलिए हम कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही कॉन्सेप्ट है आपका क्या कहते हैं इनकैप्सुलेशंस में। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैप कर देना डेटा और फंक्शन को एक साथ सिंगल यूनिट, जिसे हम कहते हैं क्लास, जो प्रोटेक्ट कर रहा है डेटा को फ्रॉम द आउटसाइड एक्सेस। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार डेटा तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसे मॉडिफाई कर सकता है। अब मेरा डेटा सिक्योर तो है नहीं, डेटा सेफ ही नहीं है। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई, ये मेरी हो गई क्लास, और मैंने इसमें यहाँ पे डेटा एंड फंक्शन दोनों को इसमें रैप कर दिया, मतलब मैंने एक कैप्सूल में डेटा को और फंक्शन को दोनों को रैप कर दिया। मेरा डेटा कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। क्या आप दवाई एक्सेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप वो क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो अंदर प्रोटेक्टेड होती है। सिमिलरली अब जो हमारा डेटा है वो प्रोटेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग जो हमारे पास फंक्शंस हैं, हम उसे इसका यूज कर सकते हैं। पर बेसिक इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि हमने क्या करा, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट दैट इज क्लास। और अगर आपसे पूछे जैसे कि क्यों जरूरत होता है इनकैप्सुलेशन की, क्या जरूरत है, इट प्रोटेक्ट्स द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड एक्सेस, कि बाहर से आपका कोई भी ऐसी रैंडमली हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता डेटा को, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना? अब इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब कोई कहे आपसे कि यार डेटा तो आपने अंदर रख दिया, अब उसको एक्सेस कैसे करें? जो हमारा डेटा होता है वो हमारा प्राइवेट होता है, मतलब वो कैप्सूल के अंदर हिडन होता है। लेकिन जिन फंक्शंस के थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं वो हमारे पब्लिक होते हैं। जैसे कि जो हमारे पास डेटा है वो हमने एक कैप्सूल के अंदर रख दिया, इस कैप्सूल के अंदर मैंने डेटा रख दिया, ठीक है? और इसके अंदर ही मेरे पास फंक्शंस हैं, एफ, ओके। तो ये हमारे इसके अंदर ही फंक्शंस हैं। तो मैं इस डेटा को, ये जो डेटा है ये प्राइवेट है, क्यों? क्योंकि इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आपके पास परमिशन नहीं हो। लेकिन ये जो फंक्शंस होंगे जिससे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये हमारे पब्लिक होते हैं। तो दो चीजें, डेटा प्राइवेट होता है इनकैप्सुलेशन में, और फंक्शंस पब्लिक होते हैं, क्योंकि हम इस डेटा को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि अगर डेटा हाइड हो गया और अगर हम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे तो फिर फायदा क्या, है ना? तो सिमिलरली डेटा इज प्राइवेट, फंक्शंस आर पब्लिक। ये प्रोटेक्ट करता है डेटा को, जो भी आपके एक्सीडेंटल चेंजेस होते हैं, मतलब एक्सीडेंटली किसी ने जो चेंज कर दिया बाय एनी चांस, तो ये ऐसे जो चेंजेस होते हैं इनसे प्रोटेक्ट करता है। इसको हम डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। अगर आपके पास डेटा हाइडिंग का टॉपिक आता है तो सिंपल आप बता सकते हो, डेटा हाइडिंग इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। डेटा को हाइड कर देना एक सिंगल यूनिट जो कि हमारी होती है क्लास, जिससे डेटा प्रोटेक्ट होता है और उसमें एक्सीडेंटल चेंजेस नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब जो की डिफरेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ना बहुत ही मतलब मिलते जुलते टॉपिक हैं, याद रखना हमेशा। एब्स्ट्रैक्शन केवल बताता है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। इनकैप्सुलेशन आपका डेटा हाइड करता है, वो केवल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। तो एब्स्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है, हाइड करता है कॉम्प्लेक्सिटी को, और इनकैप्सुलेशन आपका हाइड करता है डेटा को, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया। ओके, अब नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। ये 2 मार्क्स में बहुत ईज़िली आ सकता है, 7 नंबर में यूजुअली ऐसे नहीं आता, लेकिन अगर आएगा तो इसके साथ में इसका कोड लिख देना तो वो हो जाएगा 7 मार्क्स का, ठीक है? सो व्हाट आर द डिफरेंसेस इन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन? सबसे पहला हमने पढ़ा, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसे हाइड करता है, हुँ? और इनकैप्सुलेशन क्या करता है? डेटा और फंक्शन को रैप कर देता है एक कैप्सूल के अंदर। ओके, ये फोकस करता है कि मुझे दिखाना क्या है यूजर को, कि कौन सी चीज मुझे शो करनी है यूजर को, व्हाट इज शोन। जबकि इनकैप्सुलेशन फोकस करता है कि कैसे डेटा आपका प्रोटेक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। वो फोकस करता है कि मुझे डेटा को, यूजर को क्या दिखाना है डेटा। ये इनकैप्सुलेशन फोकस करता है कि मुझे कैसे कोई भी चीज प्रोटेक्ट करनी है या फिर कंट्रोल करनी है। एब्स्ट्रैक्शन रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को,
मेन पॉइंट हमेशा याद रखना, एब्स्ट्रैक्शन की यूज होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है। एनकैप्सुलेशन इसलिए यूज होता है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है डेटा की एक्सेस और कंट्रोल करता है। ओके, इसको अचीव कर सकते हैं यूजिंग सुटेबल इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्शन, और इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग क्लासेस एंड एक्सेस कंट्रोल। ओके, सो ये हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। ओके, फिफ्थ पिलर हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का इजी मतलब अगर हम समझे तो जैसे ऐसे समझो, इनहेरिटेंस का मतलब जो चीज मेरे को मेरे बड़ों से मिली है ना। इनहेरिट करी है मतलब मुझे वो चीज मिली है। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स जो होंगे, अब कहते हैं ना कि मतलब बच्चे की आंख आप मम्मी पे गई है, तो मतलब वो जो आईज है वो उसने इनहेरिट करी है अपनी मदर से। ठीक है, इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब होता है एक्वायर करना, मतलब अचीव करना प्रॉपर्टीज किसी बड़े से, एग्जिस्टिंग क्लास से जो एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक, मतलब आप में से क्या कहते हैं कि आपके आंखें तो आपके पापा पे गई हैं, तो मतलब आपने अपनी जो आईज है वो इनहेरिट करी है अपने फादर से। ओके, दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस में, किसी से इनहेरिट करना, एक्वायर करना। जैसे हमारे पास है, इनहेरिटेंस मीन्स न्यू क्लास acquires the properties and behaviors of an existing class। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी नई क्लास है मेरे पास में, वो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास के एक्वायर करेगी। मतलब मेरे पास एक क्लास है ए, ठीक है, अब ए क्लास में मैंने लिख दिया कि ये क्या करती है, ये प्रिंट कर रही है हेलो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक नई क्लास बनाई। अब मैंने सोचा यार नई, मेरी जो नई क्लास होगी ना वो भी हेलो प्रिंट करेगी। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा दोबारा क्यों लिखूं, एक काम करती हूँ, मैं ए से इनहेरिट कर लेती हूँ। इनहेरिट का मतलब है इसके ये जो फंक्शन है ये भी बी में आ जाएगा, तो अगर मैं बी ऑब्जेक्ट को बी के ऑब्जेक्ट को कॉल करती हूँ तो वो भी हेलो प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने इनहेरिट कर ली है वो सारी चीजें जो ए में थी। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब एक नई क्लास है वो एक्वायर करती है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। ओके, जो इसमें हमारे पास जो नई क्लास आती है उसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, और जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है वो हमारे पास होती है पेरेंट क्लास। तो जो चाइल्ड है उसे पेरेंट का हर चीज मिलेगी और वो अपने फीचर्स भी ऐड कर सकता है। जैसे अभी हमने समझा था कि मेरे पास ना एक ए क्लास है। हम्म, वो क्या कर सकती है, वो प्रिंट कर सकती है, उसका एक फंक्शन है, उसका एक बिहेवियर है कि वो प्रिंट कर सकती है हेलो। अब ये क्या हो गई, हमारे पास एक पेरेंट क्लास हो गई। अब मेरे पास एक बी क्लास है, वो क्या कर रही है, मैंने सोचा यार मेरी बी क्लास ना प्रिंट तो करेगी हेलो, मेरी ना उसके बाद में कहेगी क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ये प्रिंट करेगी हेलो के साथ में गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा कि मैंने कहा यार हेलो तो प्रिंट करेगी, अब मैं हेलो दोबारा क्यों लिखूं, एक काम करती हूँ ना, ए क्लास तो हेलो प्रिंट कर रही है तो ए से मैं इनहेरिट कर लेती हूँ। इनहेरिट का मतलब है अब ये प्रिंट फंक्शन, मतलब ये जो हेलो है ये मेरी बी क्लास भी प्रिंट करवा पाएगी। मतलब अब बी हमारी जो है वो हेलो भी लिख सकती है और गुड मॉर्निंग भी लिख सकती है। तो इस लाइन का मतलब सिंपल ये था कि जो चाइल्ड है उसे सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो आपकी ए क्लास में है, जैसे कि हमने पढ़ा हेलो, और वो अपनी प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकता है, जैसे कि था हमारे पास गुड मॉर्निंग। ठीक, आप आई होप आप लोगों को समझ आया हो। ओके, की पॉइंट्स इसके हैं हमारे पास, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबल हो गया क्योंकि मैंने सोचा ना कि यार अब मैं बी क्लास में दोबारा प्रिंट फंक्शन बनाऊंगी, तो एक काम करती हूँ ना, मैं रीयूज कर लेती हूँ, जो मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग क्लास है जो इस फंक्शन को लिख रही है, मैं उसी से उसका कोड उठा के उसी को क्या कहते हैं यूज कर लूंगी, ताकि मुझे दोबारा दोबारा कोड नहीं लिखना पड़े। जो पेरेंट क्लास होती है उसे हम कहते हैं बेस क्लास। बेस क्लास मतलब ऐसे मानो फाउंडेशन, नींव किसी चीज की, जिस चीज से हम होता है ना, जिस चीज से हम कोई फाउंडेट मतलब किसी चीज को बना रहे हैं, फाउंड कर रहे हैं, तो बेस क्लास, जो पेरेंट क्लास होती है बेस क्लास, जिससे कोई भी चीज हम एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो होती है बेस क्लास। और न्यू क्लास होती है हमारे पास डिराइव क्लास। डिराइव क्लास क्या होती है, जो क्लास दूसरी चीज क्लास से कुछ ले रही है, डिराइव कर रही है, वो डिराइव क्लास। ठीक है, डिराइव का दूसरा नाम चाइल्ड क्लास भी होता है, हमने ऊपर पढ़ा न्यू क्लास। तो कोई भी नई क्लास है उसके दो नाम हो गए, दैट इज चाइल्ड क्लास एंड दूसरा डिराइव्ड क्लास। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसके दो नाम हो गए, बेस क्लास एंड पेरेंट क्लास। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। और ये याद रखना है कि जो डिराइव क्लास है उसे पेरेंट के मतलब जो चाइल्ड है उसे पेरेंट के सारे फीचर्स मिलेंगे, प्लस वो अपने फीचर्स भी ऐड कर सकता है उसमें। ठीक है, ओके, जैसे कि हमारे पास एनालॉजी सिंपल ये कि जैसे आप इनहेरिट कर रहे हो प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर पेरेंट्स, मे बी योर फादर आई एंड योर मदर्स हाइट, और आप अपनी खुद की यूनिक क्वालिटीज में डाल सकते हो ना, जैसे कहते हैं लाइक फादर सन, ऐसे।
सो दिस इज द एनालॉजी फॉर इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के ना कुछ टाइप्स होते हैं। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्कियल एंड हाइब्रिड। ठीक है, ओके। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि आपके फादर है, ठीक है, हम फादर को ये मान लेते हैं, और आप हो, और आपने सिंपल इनसे कोई चीज इनहेरिट कर ली। एक डिराइव क्लास है, उसने इनहेरिट कर लिया एक सिंगल बेस क्लास से। दिस इज व्हाट सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल का मतलब होता है वन डिराइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम टू और मोर क्लास। मतलब एक चाइल्ड क्लास दो या दो से ज्यादा पेरेंट्स से इनहेरिट कर रही है। मतलब मैंने सोच लिया कि यहाँ आपकी मदर है और यहाँ आपके फादर है, ठीक है, और यहाँ पे हो आप चाइल्ड, तो आपने इनसे भी कुछ क्वालिटीज इनहेरिट करी और इनसे भी। दिस इज योर मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके। थर्ड इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो डिराइव क्लास है वो इनहेरिट कर रही है दूसरी क्लास से जो खुद भी एक डिराइव क्लास है। सिंपल मतलब आप हो चाइल्ड, आपने अपने फादर से कुछ इनहेरिट करा, आपने अपने फादर की कुछ क्वालिटीज लाई, और आपके फादर ने अपने फादर मतलब आपके ग्रैंडफादर से कुछ इनहेरिट करा। तो ये क्या हो गई, एक मल्टी लेवल हो गया, इसमें मल्टीपल लेवल्स आ गए, है ना। अब जैसे आपके ग्रैंडफादर ने अपने फादर से कुछ इनहेरिट करा होगा, तो ये हमारे पास चलता रहेगा ऐसे। तो आपने अपने फादर से, आपके फादर ने अपने ग्रैंडफादर से। तो दिस इज योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फोर्थ इज हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल का मतलब होता है जब मल्टीपल चाइल्ड क्लास एक सिंगल पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही हो। ऐसे समझिए, आप हो, यू चाइल्ड, और आपकी सिस्टर है, आप दोनों अपने फादर से कुछ इनहेरिट कर रहे हो। तो ये हमारे पास होता है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ओके। एंड लास्ट हमारे पास होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल होता है कॉम्बिनेशन, किसी भी दो या फिर दो से ज्यादा, जो हमने पहले सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हायरार्कियल पढ़े हैं ना, इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे आप सी, ठीक है, एंड आपकी सिस्टर एस, आप दोनों इनहेरिट कर रहे हो अपने फादर से, और आपके फादर इनहेरिट कर रहे हैं अपने फादर मतलब आपके ग्रैंडफादर से। तो ये हमारे पास हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, और ये हमारे पास हो गया हायरार्कियल। तो इन दोनों का जो सम होता है वो हमारे पास हो गया हाइब्रिड। ओके, हाइब्रिड। ठीक। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ओके। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट पिलर होता है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है, उसके मतलब उसका मतलब होता है हमारे पास पॉली एंड मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, मतलब उसकी बिहेवियर, रोल्स। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, एनालॉजी से समझते हैं हम। एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका नेम जैसे हमने इसमें दिया, एक आपका नाम है राज, ठीक है, एक पर्सन है राज। अब अगर राज कॉलेज में है तो वो एक स्टूडेंट है, अगर राज घर पे है तो वो एक सन है, अगर अपने बडीज के साथ में तो वो एक फ्रेंड है, और अगर वो शॉप पे है तो एक कस्टमर है। अब इन सारी सिचुएशंस में, कि जब वो कॉलेज में है, जब वो घर पे है, जब वो अपने दोस्तों के साथ है या दुकान पे है, इन सारी सिचुएशन अलग अलग हो रही है, क्योंकि कॉलेज हो चेंज, होम चेंज, बडीज एंड शॉप, ठीक है। लेकिन राज तो एक सिंगल पर्सन ही है ना, राज एक सिंगल पर्सन है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसके रोल अलग हो गए। अब अगर वो घर पे है तो घर पे जरूरी नहीं कि घर पे वो स्टूडेंट होगा, घर पे ही इज अ सन। तो सिचुएशंस के हिसाब से अगर एक सेम पर्सन के डिफरेंट रोल्स हों या डिफरेंट बिहेवियर्स हों, वो हमारा कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप आपको समझ आया। एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि जैसे डिफरेंट सिचुएशंस है हमारे पास, कॉलेज, होम, बडीज एंड शॉप। इन डिफरेंट सिचुएशंस में एक इंसान जो कि है राज, वो डिफरेंट रोल कर रहा है। मतलब घर पे वो कर रहा है सन का रोल, कॉलेज में वो स्टूडेंट का रोल निभा रहा है, फ्रेंड्स अपने बडीज के साथ फ्रेंड का, और शॉप में कस्टमर का। तो वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रहा है, एक ही पर्सन है। इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरी इजी। इसका सिंपल मतलब होता है वन थिंग मेनी फॉर्म्स। एक ही चीज है लेकिन वो डिफरेंटली बिहेव कर रही है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। आप एज अ सन बिहेव या डॉटर बिहेव करोगे अपने घर में, स्टूडेंट बिहेव करोगे कॉलेज में, लेकिन आप तो एक ही इंसान हो ना, आप थोड़ी चेंज हो रहे सिचुएशन के हिसाब से। तो यही हमारा मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे कुछ टाइप्स होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। हमारे पास दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होती है, दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, ठीक है। कंपाइल टाइम में दो टाइप्स होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एंड रन टाइम में होते हैं हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शंस।
ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में पढ़ेंगे अपकमिंग यूनिट्स में। नेक्स्ट यूनिट में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ये सारी चीज़ों को। तो अभी बस आप इनके ना नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो यूनिट 1 से। तो बस नाम याद कर लो कि 2 टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम के भी 2 टाइप होता है, रन टाइम के भी। कंपाइल के हो गए फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम हो गया फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शंस। आई होप आपको ये समझ आ गया हो बहुत अच्छे से। और जैसे मैंने कहा था कि जो हमारे पास 6 पिलर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और हम उनके पढ़ेंगे एक ट्रिक, ठीक है? ताकि हमें याद रहे, क्योंकि कभी-कभी होता है ना भूल जाते हैं। आपने वोवेल्स पढ़े होंगे बच्चों ने, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यू हटा के सीपी लगा दो बस। हमने वोवेल्स पढ़े क्या, कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो यू हटा के सीपी लगा दो। दिस इज योर ट्रिक। ए, ई, आई, ओ, सी, पी। ए फॉर एब्स्ट्रैक्शन, E encapsulation, I inheritance, O object, C class and P polymorphism। A E I O C P, ये हमारे 6 पिलर्स होते हैं OOPS के। अब इसका एक नॉर्मल समरी दे रखी है मैंने, ये आप समझ सकते हो। क्लास क्या होगा, हमने पढ़ा था ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट। ऑब्जेक्ट रियल इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है कॉपी ऑफ अ क्लास। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, शो करती है जो नेसेसरी चीज होती है डेटा, और हाइड कर देती है डिटेल्स को। इनकैप्सुलेशन रैप करना डेटा और फंक्शन को क्लास में, ये प्रोटेक्ट करता है डेटा को। इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास को मिलते हैं पेरेंट के फंक्शन जितने भी, और वो अपने फंक्शन उसमें ऐड कर सकता है चाइल्ड, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर, आज एक ही था लेकिन सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंटली बिहेव कर रहा था। दिस इज योर ओवरऑल टॉपिक ऑफ पिलर्स ऑफ ऊप्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। ये 6 चीजें, इसके अराउंड ही हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिवॉल्व करने वाली है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पिलर्स ऑफ ऊप्स बता दो, या फिर अलग अलग करके भी आ सकता है कि क्लास ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्शन। लास्ट ईयर में भी आया हुआ है, मैं आपको वो नीचे हमने पीवाईक्यूज डाल रखे हैं, हम उस वहाँ पे देखेंगे। ओके, इन नोट्स में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, ठीक है, ट्रिक्स मिलेंगी और सारी चीजें अलॉन्ग विद कोड मिलेंगे, और अगर आप इन्हें एक बार पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। अब सी तो सबने पढ़ी होगी अपने फर्स्ट ईयर में, और मतलब वैसे भी यूजुअली सी स्कूल्स वगैरह में भी अब पढ़ाई जा रही है। सी लैंग्वेज क्या थी हमारे पास, सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ी थी, क्या होती है, वो लैंग्वेज जो पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर देती है प्रोसीजर्स में या फिर फंक्शंस में, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 एट बेल लैब्स। ये किसने डेवलप करी थी, डेनिस रिची ने। कहाँ, बेल लैब्स पे, और कहाँ, इन 1972। तो सी क्या होती है, सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 एट बेल लैब्स। ओके, ये हमारी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कंबाइन करती है फीचर्स ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड अ लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ओके, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको जो ह्यूमन रीडेबल हो, मतलब जैसे आप और मैं देख के पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पाइथन है, पाइथन में अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट, है ना, तो ये चीज मैं इजीली पढ़ सकती हूँ, ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन की लैंग्वेज। हमारी जो कंप्यूटर मशीन है वो जीरोस और वंस की टर्म में अपना बात करती है ना। तो लो लैंग्वेज जो लो लेवल होती है वो होती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, जो मशीन की लैंग्वेज होती है। और हाई लेवल जो हमारी जो ह्यूमंस की लैंग्वेज होती है, ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ओके, तो सी हमारे पास क्या होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज, मतलब ये दोनों हाई और लो दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर रही होती है। मतलब ये डायरेक्टली मशीन से भी कम्युनिकेट कर सकती है, और ह्यूमन प्रोग्रामर्स हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस की बेस फाउंडेशन सी ही है, ठीक है। ये फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई बिगर प्रॉब्लम है उसको हम ब्रेक कर दें स्मॉलर प्रॉब्लम से। दिस इज योर टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो अगर कोई सी के बारे में पूछे तो सिंपल 4 पॉइंट्स कि सी क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेनिस रिची ने बनाई थी 1972 में बेल लैब्स पे। मिडिल लेवल लैंग्वेज है, और ये बेस फाउंडेशन है सी प्लस प्लस की। ये फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, नाउ आप पढ़ते हैं कि फीचर्स क्या है सी के। फीचर्स ऑफ सी, सी बहुत ही इजी टू लर्न एंड सिंपल लैंग्वेज है, वेरी इजी टू लर्न एंड सिंपल। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम को डिवाइड कर देती है प्रोसीजर्स फंक्शंस में। स्ट्रक्चर्ड मतलब फॉलो कर रही है एक स्ट्रक्चर को, जो कि जिससे हम इजीली उसको लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फास्ट और एफिशिएंट होती है। पोर्टेबल, मशीन इंडिपेंडेंट। पोर्टेबल का मतलब है
कि मैं सी को मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर मैं उसे मैक पे चलाऊँ, चाहे मैं उसे क्या कहते हैं आपके विंडोज़ पे चलाऊँ, चाहे लिनक्स पे चलाऊँ, कोई इश्यू नहीं है, मशीन पे डिपेंड नहीं करती है। उसको मैं इधर से उधर पोर्ट कर सकती हूँ, ठीक है? मिडल लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ा कि कंबाइन करती है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के फीचर्स को। रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स, जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, जो हमारे डेवलपर्स हैं उन्होंने पहले से ही बना रखे हैं ताकि हम उन्हें बस सीधा रीयूज करें और वो चेंज नहीं कर सकते हम उन्हें। तो उसका काफी अच्छा सेट होता है, रिच सेट, मतलब बहुत अच्छे बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं। बिल्ट इन ऑपरेटर्स ना हमें ये हेल्प करते हैं कि हमें हर चीज बेसिक से ना लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे जैसे स्कैनफ है, सी की बात करें, सी में अगर मेरे पास कोई इनपुट लेना है तो मैंने स्कैनफ यूज कर लिया, मैंने सिंपल स्कैनफ यूज़ करके सारा काम कर लिया, ये बिल्ट इन है, ये बना हुआ है, ठीक है? अब मेरे को ये नहीं है कि मुझे पूरा क्या कहते हैं इसका पीछे की वर्किंग लिखनी होगी, नथिंग, ठीक है? तो बहुत अच्छा सेट होता है बिल्ट इन ऑपरेटर्स का। उसके बाद में हमारे पास आते हैं रिच लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी क्या होती है? हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस का एक सेट होता है, जो डेवलपर्स ने लिख रखा होता है, ताकि हम उसको सीधा रीयूज़ कर सकें और बिना चेंजेस वगैरह करे, कि मतलब आप सीधा रीयूज़ कर लो। उन्हें पता है कि ये फंक्शन ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपने उनके एक फंक्शन बना दिए और उन सबका एक सेट को हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे-अच्छे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ओके? इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड और सपोर्ट करती है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स इज़ नथिंग जस्ट कि आपने क्या करा, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल, ठीक है? मतलब मेरी कोई चीज़ है, वो 10, एक वैल्यू है 10, एक इंटीजर है और वो उसका एड्रेस है 101। तो मैंने क्या करा, एक पॉइंटर बना लिया, इंट स्टार पी। इंट क्यों? क्योंकि मेरे पास वैल्यू जो है वो इंटीजर है। स्टार हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है। पी मैंने एक नाम रख लिया पॉइंटर का और मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया 101, मतलब इसका एड्रेस स्टोर कर दिया हमने, किसका? 10 का। तो पॉइंटर हमारे पास इसलिए होते हैं, यूजुअली मेमोरी एड्रेस स्टोर वगैरह करने के लिए हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है? ओके, ये हमारे पास बेसिक ओवरव्यू था सी का। और अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। ओके, जो हमारे पास सी है, वो हमारे पास एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजर मतलब फंक्शन बेस्ड है, प्रोग्राम को हम फंक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। जबकि जो हमारे पास सी प्लस प्लस है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1972। और सी प्लस प्लस को जॉने स्टाउस्ट्रूप, मेरे को पता नहीं प्रोनाउंसिएशन यही होती है, पर ये है, जॉने स्टाउस्ट्रूप ने किया था इन 1983, ठीक है? अप्रोच इज टॉप डाउन, मतलब बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, एंड बॉटम अप, दैट इज छोटी प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके बड़ी प्रॉब्लम में करना, ठीक है? ओके, डेटा सिक्योरिटी। अब सिंस ये प्रोसीजरल है, हमें पता है प्रोसीजरल में डेटा और फंक्शन अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से डेटा आपका शेयर होता है ओपनली, तो डेटा सिक्योर नहीं है। लेकिन हमारे पास सी प्लस प्लस में हमने पढ़ा इनकैप्सुलेशन होती है, मतलब डेटा को रैप कर देते हैं हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में, तो इस वजह से इसमें डेटा सिक्योरिटी होती है। हेडर फाइल जो होती है हमारे पास, जो सबसे टॉप पे हमारे कोड के लिखी होती है। हेडर फाइल ना क्या होती है ना, बेसिकली ऐसे समझ लो, हेडर फाइल ना अगर कोई सबसे पढ़ता है ऊपर पढ़ लेता है, तो वो ना एक ओवरव्यू दे देती है कि नीचे का जो कोड है ना, उसमें ऐसे-ऐसे कुछ काम होने वाला है, ठीक है? मतलब बेसिकली एक ओवरलुक दे देती है हेडर फाइल। और ये स्टार्टिंग में हमारे क्या कहते हैं, यूजुअली हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो सी होता है, उसमें हमारे पास होता है हैश इंक्लूड stdio.h, एंड सी प्लस प्लस में होता है हैश इंक्लूड iostream.h। ये जो हैश इंक्लूड है ना, इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ उसका, ठीक है? stdio .h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और आईओ स्ट्रीम होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये हेडर फाइल्स होती हैं सी की एंड सी प्लस प्लस की। इनपुट फंक्शन देखते हैं। सी में अगर हमें कोई चीज इनपुट लेनी है, कोई चीज यूजर से लेनी है, तो उसको हम यूज करते हैं स्कैनफ। और सी प्लस प्लस में यूज करते हैं हम सी इन, ठीक? आउटपुट फंक्शन, सी में कोई चीज प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे, वी यूज प्रिंटफ। एंड सी प्लस प्लस में सी आउट। मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट करना, किसी चीज को मेमोरी देना। सी में हम यूज करते थे मेलॉक एंड फ्री। मेलॉक मेमोरी एलोकेट करने के लिए, फ्री उस मेमोरी को रिलीज करने के लिए, ठीक है? जबकि सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं न्यू एंड डिलीट। न्यू एंड डिलीट हम बहुत अच्छे से इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं आगे, ओके? अब सिंपल, अब जब भी सी और सी प्लस प्लस की बात आए ना, तो ये टेबल बना देना, बहुत ऐसे इजीली बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। ये याद रखना, सी हमारी फाउंडेशन है। सी प्लस प्लस क्या होती है? सी लैंग्वेज प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। समझ में आई? मतलब सी के प्लस प्लस क्या हो गई? सी लैंग्वेज तो है, सी के सारे कॉन्सेप्ट होंगे सी प्लस प्लस में, लेकिन उसके साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे पास क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें भी होंगी सी प्लस प्लस में। तो जैसे इसमें है कि फंक्शन ओवरलोडिंग, सी सपोर्ट ही नहीं करता, सपोर्टेड। क्लासेस, अब हमें पता है सी में ऊप्स होता ही नहीं, तो नॉट अवेलेबल, लेकिन सी प्लस प्लस ऊप्स को सपोर्ट करती है, तो अवेलेबल। इनहेरिटेंस, नॉट अवेलेबल, अवेलेबल।
पॉलीमॉर्फिज्म नॉट अवेलेबल इन सी, अवेलेबल इन सीपीपी। एंड एक्सेप्शन सीपीपी क्या कहते हैं, सीपीपी और सी प्लस प्लस एक ही चीज होती है। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग सी में नहीं होता लेकिन सी प्लस प्लस में होता है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सिंपल आप ये मानो कि अगर मैं किसी पैरामीटर की वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ तो डिफॉल्ट यूज हो जाता है। डिफॉल्ट हम पढ़ेंगे आगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। ये सपोर्ट नहीं होता सी में, ये सपोर्ट होता है सी प्लस प्लस में। रेफरेंस वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास नॉट अवेलेबल इन सी बट अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। रेफरेंस वेरिएबल हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो किसी दूसरे एग्जिस्टिंग वेरिएबल को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि मैंने एक लिखा स्टूडेंट नेम, बहुत ऐसे ऐसे करके, रुको एक मिनट, स्टूडेंट नेम, ठीक है, मैंने ये एग्जिस्टिंग वेरिएबल है। मैंने अब एक दूसरा एक वेरिएबल बनाया एस टी नेम, तो ये हमें इसको रेफरेंस वेरिएबल बना सकती हूँ कि जब मैं इसकी बात करूंगी तो इसी की बात होगी, एट द एंड स्टूडेंट नेम की ही बात हो रही होगी। तो ये वाला जो हमारे पास एस टी नेम है ये रेफर कर रहा है स्टूडेंट नेम को, ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल होते हैं। देन वी हैव फाइल एक्सटेंशन, कि जब भी हमारे पास जो सी की जो फाइल्स होती हैं उसकी जो एक्सटेंशन होती है डॉट सी, और सी प्लस प्लस की होती है डॉट सी पी पी, ठीक है। और इनलाइन फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास सपोर्ट नहीं करती सी में, जबकि हमारे पास सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस में। इनलाइन फंक्शन ऐसे मान लो कि जब मेरा फंक्शन कॉल होता है ना, तो फंक्शन कॉल में ही मैंने फंक्शन वो कर दिया, डिफाइन कर दिया कि जहाँ पे मैंने कॉल करा वहीं बता दिया कि ये फंक्शन काम क्या करेगा। इससे क्या है कि कोड जो मतलब छोटे छोटे कोड होते हैं ना, जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उनको ना ज्यादा जगह नहीं लेते, तो आपका मेमोरी वगैरह ये सारी अच्छे से मैनेज हो जाती है, ठीक है। तो नॉट अवेलेबल इन सी एंड अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। आई होप ये कुछ डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये डिफरेंसेस लिख लेना, अगर ज्यादा है तो इन्हें थोड़ा बना बना के लिख देना, मतलब क्या कहते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग नॉट सपोर्टिंग, आप इसमें हर चीज डाल सकते हो। जो आपने ऊप्स में पढ़ी है वो कोई भी चीज सी में नहीं है तो आप उन्हें इजीली डाल सकते हो, ओके। अब इजी वे टू रिमेम्बर, जैसे हमने बोला था कि सी अगर याद करनी है, सिंपल याद रखना कि सी क्या होता है हमारे पास में। सी इज सी प्लस ऊप फीचर्स, मतलब सी के जितने फीचर्स हैं वो सब सी प्लस प्लस में होंगे, उसके साथ में ऊप के फीचर्स भी होंगे, ठीक है। और सी हमारी डेवलप हुई थी एज, सी को ना एक्चुअली जो डेवलप किया था वो करा था सी विद क्लासेस। क्लासेस किसका कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, ऊप्स का, ठीक है। किसने, बाय जॉन स्टाउस्ट्रप, ठीक है। और ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ओके। ओके, नाउ वील लर्न अबाउट जो हमारे बेसिक्स होते हैं सी प्लस प्लस के, ठीक है। अब यहाँ से हम सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सी प्लस प्लस कोड बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट हमारा क्या होता है, मिनिमम कोड जो हमें सीपीपी की फाइल में यूज करना ही होता है ताकि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस फाइल को, ठीक है। सबसे पहले उसमें आता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हैश इंक्लूड क्या होता है हमारे पास, हैश इंक्लूड हमारे पास होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एंड आईओ स्ट्रीम हमारे पास क्या होती है, आईओ स्ट्रीम बेसिकली हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है स्टैंडर्ड, उसके लिए एक हेडर फाइल के लिए, हमारे हेडर फाइल और लाइब्रेरी मान लो आप इन्हें, लाइब्रेरी होती है जिसमें जो हमारे पास इनपुट आउटपुट की फंक्शनैलिटीज होती है यूजिंग स्ट्रीम, ठीक है। इनपुट आउटपुट की फंक्शनैलिटी होती है स्ट्रीम के बेसिस पे, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम, ओके। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आप ना इंक्लूड कर लो आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को या फिर इसकी लाइब्रेरी को, ताकि हम इसको यूज कर सकते हैं अपने मेन फंक्शन में, ओके। देन नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस को आप ऐसे मानो कि नेम स्पेस ना एक कंटेनर है आपका, जिसमें जितने भी आपके फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स ये सब है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इट्स लाइक अ कंटेनर, ओके। और हमारे पास में दूसरा होता है एसटीडी। एसटीडी क्या होती है, जितने भी हमारे पास में स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, जितने भी हमारे पास में स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन हो गए या फिर जो भी हमारे पास क्लासेस, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स, ऑपरेटर ये सारी चीजें होती हैं, इन सबको हमने कंटेनर में डाल दिया और उस कंटेनर का नाम हो गया एसटीडी। तो एसटीडीज हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस जिसमें स्टैंडर्ड फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेम स्पेस एक कंटेनर होता है और हम हमारे जो कोड होता है उसमें हम यूज करते हैं एसटीडी नेम स्पेस को, मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस को, ओके। मेन फंक्शन इज द फंक्शन जहां से हमारा कोड जो है वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, नेम स्पेस एसटीडी क्या होती है, वो टेल करते हैं कंपाइलर को टू लुक इन द स्टैंडर्ड नेम स्पेस। नेम स्पेस का ना बेसिक यूज यही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना हो, मतलब अगर दो चीजें, अगर एक क्लास है और अगर एक फंक्शन हो, उन दोनों का नाम सेम हो गया तो उससे ना क्लैशेस वगैरह नहीं हो, ठीक है। उसके लिए हम नेम स्पेस का यूज कर रहे होते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अब दूसरा आता है हमारे पास में मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज वेयर, जहां से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सी आउट क्या होता है,
सी प्लस प्लस में जैसे हमने सी में पढ़ा था ना कि अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस में अगर कोई भी चीज़ मेरे को प्रिंट करनी है तो हम यूज़ करते हैं सी आउट का। ओके। और ये जो हमारे पास लेस देन ऑपरेटर्स हैं 2 बार, इनको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ये इंसर्शन ऑपरेटर क्या करते हैं, कोई भी डेटा को उठाते हैं और जो हमारी आउटपुट स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम इज द फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है, उस पे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके। एंड एंड हमने पढ़ा था कि हमारा मूव कर देता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे। एंड रिटर्न जीरो बेसिकली ये कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एंड हो गया है, अच्छे से काम उसने कर दिया है, एंड बस कर्ली ब्रेसेस से उसको एंड कर देंगे। तो ये हमारी बेसिक बॉयलरप्लेट कोड होता है किस चीज का, सी प्लस प्लस का। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। ये बेसिक था, ये मिनिमम कोड हमारे उसमें होना ही चाहिए। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग टू स्क्रीन। अगर मेरे को सी प्लस प्लस में कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। हमारे पास एक होता है, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड सी आउट। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। मुझे कोई भी चीज अगर स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है तो मैं उसके लिए यूज करूंगी सी आउट। इसका सिंटेक्स होता है सी आउट कीवर्ड, उसके बाद लेस देन ऑपरेटर 2 टाइम, जिसे हम कहते हैं यूजुअली इन, इस पूरे को कहते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है। अब आप सी आउट की हेल्प से कोई टेक्स्ट प्रिंट करवा सकते हो, वेरिएबल प्रिंट करवा सकते हो, वैल्यू और टेक्स्ट वेरिएबल दोनों प्रिंट करवा सकते हो, न्यू लाइन पे जा सकते हो। कोई भी चीज आपको, जो भी चीज आपको प्रिंट करवानी है ना, मतलब आप चाहते हो कि मेरी स्क्रीन पे ये शो होनी चाहिए, वो आप करोगे यूजिंग द सी आउट। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास होता है सी एन। हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है सी आउट का, जिससे हम देख सकते हैं कि मैंने अब बॉयलर प्लेट हमने पढ़ा था ना, मिनिमम कोड होना ही चाहिए, देखो इसमें भी है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मेन फंक्शन में हमने एक एज वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एज लिखी 20। हमने प्रिंट करवाया माई एज इज। अब ये याद रखना, जब कभी भी हमें टेक्स्ट वेरिएबल्स ये सारी चीजें यूज करनी हो एक ही लाइन में, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक बार टेक की, मेरे ये टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए, इसके बाद मैं दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर यूज करूंगी ताकि मेरा वेरिएबल यूज हो। ठीक है, जैसे कि मुझे दो चीज करनी है, अगर मैं इसके आगे कुछ और भी यूज करना चाहती तो मैं दोबारा लगाती इंसर्शन ऑपरेटर, वो लिखती, देन दोबारा एंडल करती थी। ठीक है, तो सी आउट में क्या है हमारे पास, जैसे मैंने लिख दिया कि माई एज इज, देन इंसर्शन ऑपरेटर, और ये वेरिएबल, यहाँ पे मैंने एज लिखा है ना, तो मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएगा 20। ठीक है, फिर और दोबारा से मैंने प्रिंट करवाया वेलकम टू सीपीपी, और एंडल, एंडल मतलब कि क्या कहते हैं, आप अपना जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और रिटर्न जीरो फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर कोड। तो ये जो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा माई एज इज 20, क्योंकि एज जो है उस वेरिएबल उसकी वैल्यू, और वेलकम टू सी प्लस प्लस क्योंकि वो बेसिक टेक्स्ट था। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास है ये इंसर्शन ऑपरेटर। अभी हमने पढ़ा ना, ये जो क्या कहते हैं लेस देन 2 बार क्या कहते हैं ऑपरेटर्स होते हैं, ये होता है इंसर्शन ऑपरेटर, या हम कहते हैं पुट टू ऑपरेटर। ये इंसर्ट करता है डेटा को इनटू द आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना कि जो आईओ स्ट्रीम क्या होती है। आईओ स्ट्रीम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरी होती है, कह सकते हैं कि जो हमारा जितना भी वो करती है, क्या हम कहते हैं, अलाउ करती है, जो हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, फंक्शनैलिटीज हैं इनपुट और आउटपुट की यूजिंग स्ट्रीम। तो यही हमारा काम कर रहा है कि जो हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, डेटा को इंसर्ट करता है आउटपुट स्ट्रीम पे, जो स्ट्रीम बाहर जा रही है उस पे इंसर्ट कर देता है डेटा को, ऐसे समझ लो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो भी हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी चीज को सीपीपी में। ओके, चलो एक बार हम ना देख लेते हैं बॉयलर प्लेट कैसे काम करती है वीएस कोड में। ओके, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली नॉलेज आ जाएगी ना, समझ आ जाएगा कि अच्छा कैसे कैसे कोई चीज काम कर रही है। हमने एक बॉयलर प्लेट लिख ली है इसमें, दैट इज हमने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम मतलब हेडर फाइल लिख ली है, नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड नेम स्पेस को लिख लिया है, इंट मेन फंक्शन वहां से जहां से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो मेन फंक्शन होता है, रिटर्न जीरो कि हमारा कोड सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है नहीं। ये सारी चीजें हमने बॉयलर प्लेट बना ली है। सो अब हम देखते हैं कि हम इस बॉयलर प्लेट के थ्रू कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक प्रिंट करवा के देखते हैं। ओके, चलो आज ना पहला ही कोड लिखते हैं हमारा इन सीपीपी, प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, बेसिक सबसे कोड हमने लिखा सी आउट, एंड देन वी यूज इंसर्शन ऑपरेटर्स, हेलो वर्ल्ड एंड सेमी कॉलन। ओके, सो अगर मैं इसको रन करके देखती हूँ तो हेलो वर्ल्ड रन हो जाना चाहिए। ओके, लेट्स सी।
यस, हेलो वर्ल्ड। तो सी आउट क्या करता है हमारे पास में? सी आउट जस्ट आपकी जो भी चीज़ आपको प्रिंट करवानी है या जो भी चीज़ आपको शो करनी है, वो आपका शो कर देता है। जैसे हमने कहा हमारे को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था, तो हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया, ठीक है? अब आप सोचो कि क्या कहते हैं, मेरे को तो यार वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवानी है, तो चलो वो करके देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए, जिसमें मैंने वैल्यू दे दी 10, ठीक है? ए की वैल्यू दे दी हमने 10। अब मुझे ये ना वेरिएबल भी प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो प्रिंट करवाने के लिए कौन सा फंक्शन? सी आउट, और उसके बाद में इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर इज नथिंग कि 2 बार लेस देन ऑपरेटर, ठीक है? आपने सी आउट लिखा, उसमें इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद में हमने क्या लिखा? माय नंबर इज, जो मैंने नंबर लिखा है, पहले आप डायरेक्ट हम वो कर सकते हैं। अगर मुझे डायरेक्ट ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे ए लिख सकती हूँ, वेरिएबल का नाम, और ये क्या करेगा? ऑटोमैटिकली अपना 10 प्रिंट हो जाएगा। तो अब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए? 10 एंड हेलो वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी। 10 एंड हेलो वर्ल्ड। नाउ अब ये चीज मेरे को आपको दिखानी थी क्या? मैंने जब यहाँ पे सी आउट करा और मैंने यहाँ पे लिखा, तो मेरा यहाँ पे 10 और हेलो वर्ल्ड एक ही जगह आ गया, है ना? मतलब कि जैसे मैं तो ये चाहती थी ना कि क्या हो, एक मिनट, मैंने देखा कि क्या कहते हैं, मेरा यहाँ पे जो 10 और हेलो वर्ल्ड है वो सेम लाइन पे आ गया, लेकिन मुझे तो ऐसा चाहिए था कि 10 ऊपर आए और मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो नीचे आए। ऐसा तो नहीं आया। तो इसको करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्टैंडर्ड फंक्शन, दैट इज एंड एल। एंड एल, या फिर हम यूज कर सकते हैं बैक स्पेस एन। यूजुअली एंड एल हम यूज कर रहे होते हैं जब भी हम कोई टेक्स्ट, वेरिएबल, इन सबको यूज करना होता है, कोई अदर अदर चीज, तो हम दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे, अब मुझे एंड एल करना, एंड एल का मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, फिर मेरा हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। तो मैंने दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर, और मैंने यहाँ लिख दिया एंड एल। अब मेरा जो क्या कहते हैं, ए है, उसकी वैल्यू ऊपर, और हेलो वर्ल्ड की जो है वो नीचे लिखा हुआ आना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी। यस, सी हमारे पास आ गया यहाँ पे 10, एंड फिर हमारे पास है हेलो वर्ल्ड। आई होप इसमें कोई इशू नहीं। अब देखो यहाँ पे स्पेस आ रही है, वो क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस थोड़ी छोड़ दी है, तो इस वजह से, अदरवाइज कोई इशू हमारे पास इसमें नहीं आ रहा। ओके, अब आपको हो कि क्या कहते हैं कि मेरे को ना एक काम करना है, मेरे को यूजर से कोई नंबर लेना है और फिर वो चीज प्रिंट करवानी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये बॉयलर प्लेट पढ़ी। बॉयलर प्लेट में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमारे पास था इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है? दूसरा, नेम स्पेस एसटीडी को यूज करेंगे। अगर हम नेम स्पेस एसटीडी नहीं यूज करेंगे, तो जब भी हम सी आउट, सी इन ऐसे फंक्शंस होंगे ना, तो हमें उसके आगे ऐसे लिखना पड़ेगा, एसटीडी, फिर हमारे पास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन सी आउट। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना मेंटेन करना, कभी हम भूल जाएं, कभी ऑपरेटर नहीं लगा पाए, तो इस वजह से। देन हमारे पास मेन फंक्शन और ये सारी चीजें। और हमने क्या पढ़ा कि जब भी मुझे कोई चीज प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी सी आउट, एंड हमारे पास ये क्या होता है? हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है? और मैं कोई भी चीज प्रिंट करवा सकती हूँ इससे, टेक्स्ट, वेरिएबल, और वेरिएबल विद टेक्स्ट, एंडल, एनीथिंग। ओके, नाउ अब मेरे को, हम एक काम करते हैं। ओके, लेट्स डू वन थिंग, हम ना यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है? चलो, हमने एक वेरिएबल ले लिया, ए, खाली ए, इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली हमने, ठीक है? उसके बाद में मैंने प्रिंट करा। ओके, मैंने प्रिंट करवाया यूजर्स को कि आप एक काम करो, एंटर नंबर, ठीक है? यूजर एक नंबर एंटर करेगा। फिर मैंने क्या करा? सी इन, की मतलब जो नंबर यूजर लिखेगा, जब भी हमें कोई चीज इनपुट लेना है, तो हम यूज करते हैं सी इन का, ठीक है? और सी इन के बाद में हमारे पास, हमने देखा ना, जैसे हमने सी आउट में पढ़े थे इंसर्शन ऑपरेटर, दो लेस देन वाले, सिमिलरली हमारे पास सी इन में होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो होता है ग्रेटर देन वाले, ठीक है? तो मैंने लिखा सी इन, और सी इन के बाद में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, कि मेरे पास जो भी नंबर आ रहा है वो ए में स्टोर हो जाए। ओके, ठीक है? और फिर उसके बाद में मैंने क्या करा कि मुझे प्रिंट करवाना है वही नंबर, तो मैंने लिखा सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, और मुझे प्रिंट करवाना है यू एंटर्ड, या आपने, यूजर ने एंटर करा है। अब मुझे इसी लाइन में अपना वेरिएबल लिखना है, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? दोबारा से क्या? इंसर्शन ऑपरेटर, एंड जो आपका वेरिएबल है। अब हम नहीं चाहते कि सारी चीज एक लाइन में है, तो इस वजह से हम क्या यूज करेंगे? एंड एल, एग्जैक्टली। हमने यहाँ पे क्या करा? इंसर्शन ऑपरेटर, एंड एल,
ओके। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या यूज करा, इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल। ठीक है, आई होप समझ आया। अब हमारे पास, अब इसका फ्लो हम देख लेते हैं। पहले हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, हम देखें तो सही कि क्या वो काम हो रहा है जो हम करवाना चाह रहे हैं। ओके, सो रन, यस। तो अब देखो इसने हमें क्या प्रिंट करा, एंटर अ नंबर। मैंने नंबर प्रिंट करवा दिया 10। अब ये देखो, ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एंड एल लिखा है। एंड एल का मतलब होता है ये चीज प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ, फिर उसके बाद में इस सी इन पे जाओ, है ना। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 10। ओके, एंटर। तो यू एंटर्ड 10, हेलो वर्ल्ड। तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से रन कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि ये कैसे कैसे करता है। हमने पहले पढ़ा आईओ स्ट्रीम, हमने पढ़ा आईओ स्ट्रीम क्या हो रही है, ये प्रोवाइड कर रही है फंक्शनैलिटी इनपुट आउटपुट के यूजिंग स्ट्रीम्स। मैंने क्या करा, एक ए बनाया, ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। मैंने फिर प्रिंट करवाया स्क्रीन पे कि आप कोई भी नंबर एंटर करो। ठीक है, एंटर अ नंबर। जैसे ही अब वो यूजर वो नंबर एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करेगा, तो मैंने करा कि जो नंबर यूजर ने एंटर करा है वो आप ए में डाल दो। मतलब अगर यूजर ने 10 करा है, एक मिनट, अगर यूजर ने हमारे पास 10 करा है एंटर, तो ये 10 हमारे पास ए में आ जाए। ठीक है, और फिर हमने सिंपल उसको एंटर करवा के अपना प्रिंट करवा दिया। दिस इज द बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस जो हमने पढ़ा। बॉयलर प्लेट क्या होती है, सी आउट क्या काम करता है, सीन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बॉयलर प्लेट पढ़ ली, हमने उसको यूज करना देख लिया कि बॉयलर प्लेट कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा प्रिंटिंग टू स्क्रीन, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी आउट का यूज करते हैं हम, दैट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। सिंटेक्स हमने पढ़ लिया सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, और जो भी आपको टेक्स्ट वेरिएबल जो भी आपको चीज लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है, हमने एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। एग्जाम्पल आई होप आपको कोड से समझ आ गया होगा, क्योंकि जब देखिए आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आप छोटे छोटे कोड लिखना, अपना नाम लिखना, अपनी एज, आप कहाँ रहते हो, व्हाट आर योर इंटरेस्ट हॉबीज, तो आपको ना इससे बहुत आइडिया हो जाएगा कि ओके सी आउट ऐसे और सी इन ऐसे। ठीक है, अब ये जो होता है हमारे पास हमने पढ़ा था सी आउट में वी हैव दिस इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर या फिर हम कह सकते हैं पुट टू ऑपरेटर। ये क्या करता है, इंसर्ट करता है डेटा को आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर डेटा को इंसर्ट करता है। ओके, नाउ सेकंड हमने क्या कहाँ पे क्या देखा था, वी हैव सीन इनपुट फ्रॉम यूजर, कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने का तरीका हमारे पास क्या होता है, सी इन, दैट इज कंसोल आउटपुट, दैट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए सिंटेक्स सी इन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और जो भी आपका वेरिएबल आपका है या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जो भी आपका है वो। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। जैसे हमने क्या करा था, हमने ए वेरिएबल यूजर से एंटर करवाया और उस वेरिएबल को इनपुट ले लिया किसमें, ए नाम के वेरिएबल में। ठीक है, ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। हमने इसका एग्जाम्पल में जैसे हम एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपने क्या करा, नंबर आया नम में, फिर आपने यूजर को बोला कि आप नंबर एंटर करो। जो नंबर वो एंटर करेगा हमने स्टोर कर दिया नम में, और फिर दोबारा हमने उसको प्रिंट कर दिया कि आपने ये वाला नंबर एंटर करा था। ठीक है, एंटर नंबर 42, यू एंटर्ड 42। सेम चीज हमने अब जो अभी करी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। ओके, नाउ जैसे हमने सी में सी आउट में जब हम प्रिंट करे थे हमने पढ़ा था कि होता है इंसर्शन ऑपरेटर। सिमिलरली हमारे पास होता है सी इन में, जब हम देखो जब हम आउटपुट दे रहे होते हैं ना, जब हम आउटपुट मतलब जब कि हम कोई प्रिंट करवा रहे होते हैं, तो हमारे पास यूज होता है इंसर्शन ऑपरेटर, जो होता है हमारे पास लेस देन ऑपरेटर की तरह ऐसे। ओके, लेकिन जब भी हम कोई चीज इनपुट ले रहे होते हैं ना यूजर से, तो हमारे पास होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो हमारे पास होता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। गेट फ्रॉम ऑपरेटर, ये एक्सट्रैक्ट करता है डेटा को फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। हमने जैसे पढ़ा था कि ये एक स्ट्रीम है, ये बाहर की आउटपुट स्ट्रीम है हमारे पास, ये हमारे पास हो गई आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा को पुट करता है, हमने डेटा को पुट करा, ये कौन काम करता है, इंसर्शन ऑपरेटर। और जो स्ट्रीम मेरी आ रही है, मतलब ये हमारे पास है इनपुट स्ट्रीम, इससे डेटा को एक्सट्रैक्ट मतलब इससे डेटा को उठाना, ये काम क्या करता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे होगा इंसर्शन ऑपरेटर।
ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि हमारे जो इनपुट आउटपुट है वो स्ट्रीम्स के फॉर्म में आपका जो भी है काम कर रहे हैं। तो जब हमारे पास जो बाहर जा रही है स्ट्रीम तो उसमें इंसर्शन, और जो अंदर आ रही है उसमें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। अभी हमने स्टार्टिंग में सी के फीचर्स पढ़े थे, अब हम सी के प्लस प्लस के फीचर्स पढ़ते हैं। तो सी प्लस प्लस के फीचर्स क्या होते हैं हमारे पास? ये सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? कि जब हमारा पूरा प्रोग्राम हम डिवाइड कर देते हैं अराउंड ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड एंटिटी। ओके। दूसरा हमारे पास है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर देना, इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को हाइड कर देना, डेटा को प्रोटेक्ट करना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म का क्या कहते हैं टाइप। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि सेम ऑपरेटर सिचुएशन के हिसाब से अलग काम कर रहा है। मतलब आप ये भी कर सकते हो उसमें कि जैसे कि आपने प्लस लिया, तो प्लस ऑपरेटर एक सिचुएशन के हिसाब से ऐड कर रहा है और दूसरे सिचुएशन के हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ये आप कर सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा जब आप इन्हें ना ऐसे प्रैक्टिकली करोगे जेन्युइनली। तो यहाँ पे होता है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सेम ऑपरेटर लेकिन डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम फंक्शन है लेकिन पैरामीटर अलग है, तो इसलिए वो डिफरेंट काम कर रहा है, डिफरेंट रोल्स कर रहा है। इनहेरिटेंस, यूज करना कोड को। पॉलीमॉर्फिज्म, मैनीफॉर्म्स जो हमने पढ़ी थी। टेम्पलेट्स, जेनरिक प्रोग्रामिंग। जेनरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? हमारे पास बेसिकली प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है जिसमें हम एक एल्गोरिदम लिख लेते हैं। हमने एक एल्गोरिदम लिख ली इन सच अ वे कि जो उसमें जो डेटा टाइप्स हैं वो हम बाद में स्पेसिफाई करेंगे। एक अप्रोच है मेरे पास क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग की, जेनरिक प्रोग्रामिंग, जिसमें मैंने एक एल्गोरिदम लिख ली जिसको हम बाद में क्या कहते हैं लेटर टू बी स्पेसिफाइड डेटा टाइप्स में यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जब आगे जाके मेरे पास अगर कोई इंटीजर आया तो मैं इस एल्गोरिदम को इंटीजर के टर्म्स में यूज करूंगी। अगर मेरे पास आगे जाके कोई फ्लोट आया, मतलब फ्लोट वाले पैरामीटर्स आए, ठीक है, तो मैं इसको फ्लोट की तरह यूज कर सकती हूँ, फ्लोट के इन टर्म्स ऑफ फ्लोट में यूज कर सकती हूँ। तो ये चीज है। तो मतलब आपने क्या करा, नॉर्मली बना ली, इन जनरल आपने एक अप्रोच बना ली और उसको आप डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है। देन वी हैव एक्सेप्शन हैंडलिंग, कैसे एरर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट इज नेम स्पेस। नेम स्पेस लाइक अ कंटेनर जिसमें बहुत सारे हमारे पास नाम वगैरह होते हैं, और ये यूज क्यों होता है? ताकि नेम कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अगर दो चीज के सेम नाम है तो हमें उन उसमें क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो दिस इज द दीज आर द फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। और अब हम पढ़ते हैं न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। न्यू और डिलीट ऑपरेटर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको ये बेसिकली अगर आप एक बार ये समझ लोगे ना, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके। जैसे हमारे पास सी में होता था मेलॉक एंड फ्री। मेलॉक मेमोरी एलोकेट करने के लिए, मेमोरी देने के लिए, और फ्री उस मेमोरी को रिलीज करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास सी प्लस प्लस में होते हैं न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स। Okay. New and delete operators are used for dynamic memory allocation, allocating memory at runtime. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है, ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस टाइम मेमोरी एलोकेट करना। ये पता है हम कब यूज करते हैं? अब मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, अब मेरे को ये नहीं पता कि वो प्रोग्राम कितनी मेमोरी लेगा। जब तक मैं उसे रन नहीं कर देती हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार वो प्रोग्राम कितनी मेमोरी लेगा। तब मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज कर रही होती हूँ। ठीक है, कि जब हमारे पास जब हमारा रन टाइम पे होगा, जब हमारे पास रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। दिस इज व्हाट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि हम मेमोरी को कभी भी एलोकेट कर सकते हैं और कभी भी चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द रन टाइम। जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है तभी मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो न्यू एंड डिलीट आर यूज्ड फॉर व्हाट? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दैट इज एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम। ओके। अब हम न्यू ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। न्यू ऑपरेटर हमारे पास मेलॉक की तरह होता है। जैसे सी में हमारे पास मेलॉक होता है ना, वैसे हमारे पास न्यू ऑपरेटर होता है। न्यू ऑपरेटर एलोकेट करता है डायनेमिकली मेमोरी को एट रन टाइम फ्रॉम द हीप व्हाइल योर प्रोग्राम इज रनिंग एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर टू इट। क्या इसमें लिखा है कि जो न्यू ऑपरेटर है हमारे पास में, वो क्या करता है, वो डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है हीप में से, और जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस टाइम, और उसके लिए हमें एक पॉइंटर रिटर्न करता है, एक पॉइंटर दे देता है। ठीक है। ये स्पेशली यूजफुल तब होता है जब पता नहीं होता मेमोरी क्या कहते हैं आपका प्रोग्राम, जब तक एक्चुअली उसे रन नहीं कर लेते कि कितनी मेमोरी हमें चाहिए। अब मैं इसका एक बहुत इजीली आपको ये बताती हूँ। हीप का क्या था हमारे पास ना, जो रैम होती है, ऐसे ज्यादा हमारे पास ना एक ऐसे रैम होती है, तो उसमें कुछ ऐसे डिविजन्स हो रहे होते हैं। ठीक है। हमारे हमारे यहाँ पे होता है हीप, वी हैव स्टैक, और यहाँ पे हमारे पास होता है ग्लोबल, और जो हमारे पास होता है स्टैटिक,
वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं रैम, जो हमारे पास मेमोरी होती है। ओके, हीप क्या होती है? हीप हमारी वो मेमोरी होती है जिससे हम डायनामिकली एलोकेट कर सकते हैं, मतलब वो मेमोरी जिसको हम रन टाइम पे यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास होती है हीप में। ठीक है, डायनामिकली एलोकेटिंग मेमोरी। स्टैक हमारे पास वो मेमोरी होती है जिसके अंदर होते हैं हमारे पास लोकल वेरिएबल, या फिर हमारे पास हो गई फंक्शन कॉल्स, और जो भी आपकी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती है हमारे स्टैक में। स्टैक हमारा लीफ को फॉलो करता है। ओके, तो और जो ग्लोबल और स्टैटिक हमारे पास वो होते हैं जो थ्रू आउट द कोड सेम रहते हैं, मतलब जो सेम रहते हैं, अनचेंज्ड, सेम एंड अनचेंज्ड। दिस इज द डायग्रामेटिक डायग्रामेटेशन ऑफ रैम, की मतलब डायग्रामेटिकली ऐसा होता है हमारा रैम। एक हीप होती है, हीप मेमोरी क्या होती है? जो डायनामिकली एलोकेट करती है मेमोरी को। स्टैक क्या होती है? जिसमें लोकल वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन कॉल्स होती हैं, और एक कुछ बीच में हमारे पास डिविजन्स होते हैं, और फिर हमारे पास होता है ग्लोबल स्टैटिक, जो अनचेंज होते हैं, मतलब जो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेंगे। ये होता है हमारे पास में किसका, जो डायग्राम है, क्या कहते हैं, मेमोरी का। ओके, न्यू क्या करता है आपका, कि वो रन टाइम पे हीप में से मेमोरी डायनामिकली एलोकेट करता है, और उसका एक पॉइंटर दे देता है। क्या करता है कि उसने एक, हमारे पास जैसे यहाँ पे हमारे पास हीप है, ये समझो, ये हमारे पास है हीप, तो हीप में से रन टाइम पे ये मेमोरी को एलोकेट करेगा और रिटर्न करेगा उसके लिए पॉइंटर, रिटर्न सा पॉइंटर टू इट। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझते हैं। अब आप पहले इसका एग्जाम्पल समझो आप, एंड आई जेन्युइनली से कि आप एग्जाम्पल समझते हैं ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, ओके, तो मैं एग्जाम्पल है हमारे पास में। ओके, कि हमारे पास में है इंट स्टार p इज इक्वल्स टू न्यू इंट स्टार p इज इक्वल्स टू 100, एंड हमने सी आउट प्रिंट कर दिया स्टार p। ठीक है, और ये याद रखना कि हमारे पास जो सिंटेक्स होता है न्यू ऑपरेटर का, वो होता है पॉइंटर, मतलब जो भी आपका पॉइंटर है, जो भी आप पॉइंटर बना रहे हो, ठीक है, न्यू, न्यू कीवर्ड, और आपका जो भी डेटा टाइप है, मतलब उस पॉइंटर में किस डेटा टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेंगे। मतलब अगर मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है इंट स्टार p, ठीक है, न्यू इंट, मतलब कि ये जो पॉइंटर है इसमें इंटीजर वैल्यू, इंटीजर जो होगा उसके लिए एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। ये हमें बता रहा होता है कि हमें कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। हमने पढ़ा है ना बचपन में, बचपन मतलब अभी हमने जब सी पढ़ी थी तब हमने पढ़ा है कि जैसे जो हमारे पास इंट होता है वो 4 बाइट की मेमोरी लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट की, बूलियन 1 बाइट की मेमोरी लेता है। तो ऐसे तो हमें इंट से पता चल रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है इंट, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंटर है वो किस टाइप की मेमोरी को एलोकेट करेगा, मतलब वो किस टाइप की अपने अंदर वैल्यू स्टोर करेगा, और फिर हम उस हिसाब से उसे मेमोरी एलोकेट करें। मतलब अगर यहाँ पे इसने लिखा न्यू इंट, मतलब कि पी के अंदर जो एड्रेस होगा ना, वो एक इंटीजर वैल्यू का होगा। पी के अंदर जो एड्रेस होगा वो एक इंटीजर वैल्यू का एड्रेस होगा। समझ में आया? ये याद रखना, जब ये जो यहाँ पे डेटा टाइप होता है और यहाँ पे डेटा टाइप होता है, यूजुअली सेम होता है। ठीक है, ओके, इसको मैं कर देती हूँ इरेज, और अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल को अच्छे से। ओके, हम्म, तो हमने लिखा इंट स्टार p, ये क्या होता है हमारे पास? स्टार हमारे पास होता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, मैंने एक पॉइंटर बनाया इंटीजर टाइप का, मतलब उसमें जो वैल्यू होगी उस पॉइंटर के एड्रेस पे वो इंटीजर टाइप की होगी। स्टार का मतलब है कि मैं पॉइंटर बना रही हूँ, और मैंने एक p नाम का ऑपरेटर बनाया। ओके, मैंने अब उसको, मुझे मेमोरी एलोकेट करनी है। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, हो सकता है कि मुझे 2 बाइट चाहिए हो, कि क्या पता वो शॉर्ट हो, शॉर्ट इंट जो होता है वो 2 बाइट लेता है, जो नॉर्मल इंट होता है वो हमारे पास 4 बाइट लेता है, तो मुझे ये नहीं पता, तो मेरे को डायनेमिकली एलोकेट करनी है उसे मेमोरी। तो मैंने क्या करा, न्यू का यूज करा, मैंने न्यू लिखा, और उसके बाद में इंट। इंट क्यों? इंट क्या हमने पढ़ा था कि क्या बताता है कि किस टाइप की मेमोरी,
ओके। हाँ, न्यू हमें बताता है कि क्या कहते हैं इसके अंदर जो वैल्यू है वो किस टाइप की है और उसका एड्रेस हमें स्टोर करना है। ठीक है, कि मतलब ये बताएगा कि पी एड्रेस पे जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। ओके। अगर हम खाली ये लिखते हैं स्टार पी का मतलब होता है कि पी एड्रेस पे पी हमारे पास क्या पॉइंटर पॉइंटर में क्या हमारे पास एक एड्रेस स्टोर है। अगर मैं खाली पी लिखती हूँ तो वो हमें देगा एड्रेस, जैसे हमने ले लिया 101। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ स्टार पी का मतलब होता है उस एड्रेस पे जाओ जो पी के अंदर है और उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ आया हो। एक बार दोबारा हम इसे पढ़ते हैं। हमने क्या था, हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा इंट स्टार पी विच इज इक्वल्स टू न्यू इंट। अब हमने इसमें देखा क्योंकि ये इंट है और इंट कितनी बाइट की मेमोरी लेता है हमारे पास 4 बाइट की। हम्म तो ये क्या न्यू क्या कर रहा है, न्यू हमारा एलोकेट कर रहा है 4 बाइट की मेमोरी इस पी पॉइंटर को, ताकि वो स्टोर कर सकता है एक इंटीजर वैल्यू को। हमने ये पढ़ा न्यू क्या करता है, एलोकेट करता है। साथ ही साथ जितनी मेमोरी उसने हीप में यूज करी है उस मेमोरी का जो एड्रेस स्पेस है, मतलब मैंने हीप है ये मेरे पास में, मैंने ये इतनी मेमोरी यूज कर ली है, इसका मैंने एड्रेस ले लिया 101। इस एड्रेस को वो स्टोर कर देगा पी के अंदर, मतलब पी के आ जाएगी 101 वैल्यू। एक बार और, न्यू क्या करता है, एलोकेट करता है 4 बाइट की मेमोरी, क्योंकि अभी हम इंट की बात कर रहे हैं। न्यू 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा कहाँ से, हीप में से। और जो मेमोरी हम एलोकेट कर रहे हैं उस मेमोरी की एड्रेस स्पेस को उठाएगा और पी पॉइंटर में रख देगा। कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक है, अगर आप कोई दिक्कत हो तो एक बार आप इसे बैक करके सुन लेना। ठीक है। और अब फिर मैंने इसमें लिखा कि क्या कहते हैं स्टार पी इज इक्वल टू 100। स्टार पी का मतलब है उस एड्रेस पे जाओ जो पी में स्टोर है। पी में कौन सा एड्रेस स्टोर है, 101, और उसकी वैल्यू पे रख दो 100। ठीक है, मतलब मैंने उस जगह 100 वैल्यू रख दी। ओके। और मैंने फिर लास्ट में लिख रखा है कि सी आउट कर दो पी को, स्टार पी को, मतलब 100 पी के एड्रेस पे जाके आप 100 को, मतलब उसकी जो वैल्यू है उसे प्रिंट कर दो, तो जो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 100। ओके। एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, जब कभी भी मैंने अगर एक पॉइंटर बनाया इंट स्टार पी इज, ठीक है, तो जब कभी भी मैं पी की बात करूंगी वो होगा मेमोरी का एड्रेस स्पेस, कि एड्रेस क्या है, कहाँ पे है वो जो चीज जो भी स्टोर कर रखी है मैंने कहाँ पे है। लेकिन जब कभी भी हम स्टार पी की बात करेंगे तो वो होगी एक्चुअल वैल्यू दैट इज स्टोर्ड ऑन दैट एड्रेस। ठीक है, हमेशा याद रखना है कभी भी जब हमने पॉइंटर बनाया पी नाम का, तो पी अगर मैं खाली है तो पी की बात कर रही हूँ खाली पी, तो उसका मतलब मेमोरी एड्रेस स्पेस कहाँ पे स्टोर है। और अगर स्टार पी की बात हो रही है तो उसका मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू जो स्टोर है उस एड्रेस पे। समझ आ गया? आई होप आपको एग्जाम्पल भी पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो बैक। हमारा जो न्यू था, तो न्यू हमें समझ आ गया। न्यू क्या करता है, हमने पढ़ा हीप से मेमोरी एलोकेट करता है किसी भी पॉइंटर को, और जो मेमोरी उसने एलोकेट करी है उसके एड्रेस को पॉइंटर में स्टोर कर देता है और एक पॉइंटर रिटर्न कर देता है। ठीक है, समझ आ गया सिंटेक्स क्या होते हैं। जैसे अगर हमने लिखा है यहाँ पे पॉइंटर, हमने कोई पॉइंटर बना लिया, उसके बाद में न्यू कीवर्ड और जो भी डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप की वैल्यू हम स्टोर करेंगे उस एड्रेस पे। दूसरा, अगर हमें एरे करनी है तो पॉइंटर न्यू डेटा टाइप और साइज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, एरे के लिए। ओके, आई होप आपको न्यू समझ आ गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख देना, हम आपको ऐसे रीच आउट कर लेंगे। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यू के बाद में हमारे पास आता है डिलीट। ये याद रखना, न्यू और डिलीट आपस में काम कर रहे होते हैं, मतलब जहां जहां न्यू वहां वहां डिलीट। ठीक है, डिलीट क्या करता है, फ्री करता है मेमोरी। ओके, फ्रीज अ मेमोरी दैट वाज एलोकेटेड यूजिंग न्यू। अब मैंने न्यू का यूज करके एक पॉइंटर में मेमोरी एलोकेट तो कर दी, लेकिन अब मेरा काम भी हो गया, मैंने जो जो मुझे उससे पर्टिकुलर काम था मैंने वो काम कर लिया, लेकिन मेमोरी को हमें रिलीज भी करना होता है। ठीक है, तो उसको रिलीज करने के लिए हम यूज करते हैं डिलीट का। इट इज यूज टू मैनुअली रिलीज या फिर फ्री करना मेमोरी को जो हमने प्रीवियसली एलोकेट करी थी यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप डिलीट का यूज नहीं करते हो तो आपका प्रोग्राम में मेमोरी वेस्ट होगी, जिसकी वजह से मेमोरी लीक हो सकती है। तो डिलीट में हमने क्या पढ़ा, डिलीट क्या करता है, जो मेमोरी आपने न्यू ऑपरेटर का यूज करके एलोकेट करी थी ना, उसको रिलीज कर देता है कि आप फ्री हो जाओ, हमारा काम हो गया है।
अब अगर आप कहो कि यार नहीं करते, मेमोरी तो बहुत होती है, नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो आपके प्रोग्राम की में जो होगा वो मेमोरी वेस्ट होगी। मेमोरी वेस्ट जो होगा उससे एक प्रॉब्लम होगी जिसे हम कहते हैं मेमोरी लीक। ओके, तो अगर सिंपल कोई पूछते है कि क्या कहते हैं व्हाई इज डिलीट ऑपरेटर यूज, क्यों यूज कर रहे हैं, तो सिंपल बोलो कि अगर आप डिलीट ऑपरेटर यूज नहीं करते तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, वेस्ट करेगा मेमोरी को, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होगी जिसे हम कहते हैं मेमोरी लीक। ठीक है, हमेशा याद रखना डिलीट के दो रूल्स होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, ये दो रूल्स लिखने बहुत मैंडेटरी हैं। दो रूल्स होते हैं, पहला, ऑलवेज मैच दैम। दैट मीन्स अगर आप न्यू का यूज कर रहे हो तो डिलीट का यूज करना जरूरी ही है, मतलब नेसेसरी है, आपको करना ही करना है। ठीक है, और नेवर डिलीट ट्वाइस। अगर आपने एक पॉइंटर को डिलीट कर दिया है तो आप उसे दोबारा मत करो, क्योंकि उससे आपका सिस्टम हो सकता है क्रैश। तो दो रूल्स हो गए, ऑलवेज मैच देम, जब न्यू यूज करो तब डिलीट यूज करो। दूसरा, कभी भी 2 बार डिलीट मत करो, अगर आपने एक ही पॉइंटर को 2 बार करा तो आपका प्रोग्राम जो है क्रैश हो सकता है। ओके, सिंटेक्स क्या होता है डिलीट का, सिंपल, डिलीट कीवर्ड और जो आपका पॉइंटर था जिसमें आपने मेमोरी एलोकेट करी थी, या फिर दूसरा अगर आपको एरे करने तो डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट और जो आपका पॉइंटर था। आई होप आपको बहुत इजीली समझ आ गया हो। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमने क्या, एक मिनट, ओके, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था अभी ऊपर कि न्यू कैसे कर रहा है, न्यू में हमने एक पॉइंटर में वो क्या कहते हैं एलोकेट कर रहा है, पी पॉइंटर बनाया, पी पॉइंटर में वो आपकी मेमोरी को एलोकेट कर रहा है। पी पॉइंटर बनाया, पी में आपकी वो मेमोरी को एलोकेट कर रहा है, उसके बाद में पी के एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर कर रहा है 50 और प्रिंट करवा दिया उसने स्टार पी। स्टार पी का मतलब क्या था कि पी के एड्रेस पे जाओ और जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट करवा दो। तो हो गई हमारे पास 50। और डिलीट पी मतलब हमने इस पॉइंटर को डिलीट कर दिया। ठीक है, मतलब ये जो जितनी भी मेमोरी, जैसे हमारे पास इंट थी तो इंट में ये ले रहा था 4 बाइट, तो हमने इसको रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया, और पी में हमने नल डाल दिया कि मतलब पी में कोई वैल्यू नहीं है, नल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही ईज़ी है न्यू और डिलीट, अगर आपको पॉइंटर्स एक बार समझ में आ जाएँ तो आप बहुत ही ईज़िली यूज़ कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन सी। वेरी ईज़ी टॉपिक, सबसे बेसिक और ईज़ी टॉपिक होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ते हैं सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर सिंबल जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन ऑन वैल्यूज या फिर वेरिएबल। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कि दो वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज पे। जैसे कि हमारे पास मैथ्स में होता है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही सारी चीजें हमारे पास इसमें होती हैं। लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब इससे हम लॉजिक बिल्ड कर रहे होते हैं अपने कोड के अंदर। ओके, अब हमारे पास कुछ टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, अब हम उन्हें स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनसे हम परफॉर्म करते हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। एडिशन मतलब ए प्लस बी, आप इन्हें रीड करोगे आपको समझ आ जाएंगे क्योंकि आपने यूज कर रखे हैं बचपन से। सब्ट्रैक्ट माइनस, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना, डिवाइड। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर देना, मतलब अगर मैंने सो इफ आई एम क्या कहते हैं डिवाइडिंग क्या कहते हैं 9/3, तो सिंपल मैंने 3 3 9 और ये आपको रिमाइंडर दे देगा 0। तो अगर मैं सिंपल डिवीजन कर रही हूँ तो मेरा आंसर होगा ये 3। लेकिन अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, मतलब अगर मैं मॉड्यूलो निकाल रही हूँ, तो मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर दे दो। ठीक है, प्रोवाइड करो रिमाइंडर, मतलब अगर मैंने 10 को डिवाइड करा 3 से, तो 3 × 3 9, तो 1। ये जो रिमाइंडर होगा ये आप ये दिस विल बी द आंसर, किसमें, जब हम करते हैं 10 मॉड्यूलो 3। तो जब कभी भी मॉड्यूलो आता है, मॉड्यूलो का मतलब होता है जो आपका रिमाइंडर है वो दे दो आप, वो आप आंसर को दे, वो आंसर होगा बेसिकली आपका। ठीक है, तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। क्या क्या पढ़े हमने? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशन, किसी चीज को कंपेयर करना, किसी चीज में रिलेशन निकालना, वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हैं। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और गिव ट्रू एंड फॉल्स। आपने दो वैल्यूज है, जैसे आपके पास है 9 और 3, आपने इनको कंपेयर करा ग्रेटर देन कि क्या 9 3 से बड़ा है, यस, तो आंसर हो गया मेरे पास ट्रू। रिलेशन ऑपरेटर दो ऑपरेटर्स को, वैल्यूज को क्या कहते हैं कंपेयर करते हैं और आंसर देते हैं ट्रू या फिर फॉल्स में। ओके, अब हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? रिलेशन हमारे पास होता है डबल इक्वल्स टू, जिसको हम कहते हैं इक्वल टू। इसका ये हमारा ऑपरेटर होता है, ये चेक करता है कि क्या ए और बी सेम है। अगर मैं लिखती हूँ 3 = 3, तो क्या 3 बराबर है, तो ये दे देगा ट्रू। ओके, देन वी हैव नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, क्या ए बराबर नहीं है बी के, ये चेक करता है, कंपेयर करी दोनों को, चेक करा और आंसर दे दिया ट्रू या फॉल्स में। दैट इज 3 इज नॉट इक्वल टू 2, हाँ 3 2 के बराबर नहीं होता, तो फॉल्स, सॉरी सॉरी तो ट्रू।
तो ये हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स रिलेशनल। जैसे हमारे पास एक ग्रेटर देन, कि अगर ए बी से बड़ा है, ट्रू या फॉल्स। लेस देन, ए बी से छोटा है। ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा है या फिर इक्वल है, जैसे अगर मैं लिखती हूँ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये आपका देगा ट्रू, क्योंकि इक्वल्स टू तो है, ग्रेटर देन नहीं है, लेकिन इक्वल तो है, तो इस वजह से हमारे देखो देगा ट्रू। सिमिलरली हमारे पास होता है लेस देन इक्वल टू, तो ये हमारे पास होता है कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, और लेस देन और इक्वल। ओके, आई होप आपको समझ आ गए हो। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास वो ऑपरेटर होते हैं जो कंबाइन करते हैं कंडीशंस को और फिर आपका ट्रू और फॉल्स देते हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास दो एक्सप्रेशंस हैं या दो मेरे पास कंडीशंस हैं, कंबाइन ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस, मतलब मेरे पास दो कंडीशंस हैं ट्रू फॉल्स की। जैसे हमने यहाँ पे देखो 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 2 इज लेस देन 4, तो ये दो कंडीशन है, ये खुद भी एक ट्रू और फॉल्स हमें आंसर देंगी, ट्रू या फॉल्स में। इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होते हैं वो होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स किस चीज को कंबाइन करते हैं, ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस को, फिर उससे हम एक आंसर प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल एंड जो होता है डबल एम्परसेंड, देन वी हैव लॉजिकल और, दो डैश मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सॉरी, और थर्ड होता है लॉजिकल नॉट। हम्म लॉजिकल एंड क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब आपने जो दो कंडीशन लिखी है वो दोनों की दोनों सही है, तो वो ट्रू दे देगा। जैसे इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, 5 इज ग्रेटर देन 3 और 2 इज ग्रेटर देन 4। अब 2 इज लेस देन 4, अब हमने देखा 5 3 से बड़ा है, हाँ ट्रू, और 2 छोटा है 4 से, हाँ ट्रू। अब दोनों कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास में, ट्रू। तो एंड हमेशा याद रखना, एंड क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू देगा। ठीक है, लॉजिकल और क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है ना चलेगी, एक भी कंडीशन ट्रू है तो मैं ट्रू दे दूंगा। जैसे यहाँ पे 5 इज लेस देन 3, तो 5 इज नॉट लेस देन 3, 5 तो क्या कहते हैं बड़ा है, तो ये हमारे पास आ गई फॉल्स। और यहाँ पे 2 इज लेस देन 4, यस ट्रू। अब इन दोनों कंडीशंस में से एक तो ट्रू है, तो इस वजह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, आई होप समझ आ गए। और अगर हमारे पास लॉजिकल नॉट क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को, मतलब अगर आपके पास ट्रू आपका रिजल्ट है तो अब वो आपको फॉल्स देगा, और अगर आपके पास फॉल्स है तो वो आपको देगा ट्रू। जैसे 5 ग्रेटर है ट्रू से, हाँ ये तो सही है, लेकिन अगर मैं ट्रू का नॉट निकालू मतलब ऑपोजिट, तो क्या होगा फॉल्स। तो इस वजह से इसने आंसर में हमें दिया फॉल्स। ये हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइन किसी चीज को देना, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऐसे याद रखो, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू गिव या असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करना, वैल्यू देना, वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स करते हैं। ये ऑपरेटर क्या करते हैं, राइट साइड पे जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो दे देते हैं लेफ्ट साइड के वेरिएबल को। ये क्या करते हैं, राइट साइड की वैल्यू असाइन कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास इसमें होता है इक्वल्स टू, असाइन। असाइन का मतलब है सिंपल, अगर मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 5, तो मैंने क्या करा 5 वैल्यू को असाइन कर दिया ए में, मतलब नाउ ए को दे दी मैंने 5 वैल्यू। एक बात याद रखना कि जो हमारे पास असाइन ऑपरेटर होता है ये वाला, और जो हमारे पास ऊपर हमने पढ़ा डबल इक्वल्स टू, इनका कंपैरिजन इजीली आता है कभी, तो ये मतलब हमेशा याद रखना, ठीक है, कि अगर हमारे पास सिंगल इक्वल टू है मतलब वो असाइन कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड के वेरिएबल में दे रहे हैं, लेकिन जब कभी भी अगर हमारे पास डबल इक्वल टू है तो वो चेक कर रहा है कि दोनों एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू बराबर है या नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, ये आता है 2 नंबर में। ओके, देन वी हैव ऐड एंड असाइन। ऐड एंड असाइन का मतलब क्या होता है, ऐड करो और फिर असाइन कर दो। ऐड का मतलब कि आपने पहले क्या करा, जैसे हमारे पास है a प्लस इक्वल्स टू 3, तो पहले क्या करो आप a में a प्लस 3 कर दो, मतलब अगर मेरे पास a की वैल्यू अगर ऐसे देखो a इज इक्वल्स टू 1, तो मैंने b में लिख दिया a, वेट वेट, a की वैल्यू हमारे पास है 1। ओके, तो हमने क्या करा, फिर दोबारा से हमने एक b बनाया, b मैंने कर दिया प्लस इक्वल्स टू a, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास है a प्लस इक्वल्स टू 3, मतलब a में a प्लस 3 कर दो। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 1 और मैंने a प्लस इक्वल्स टू a प्लस इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमने क्या करा कि पहले a में 3 प्लस करो और देन असाइन कर दो, मतलब अगर मैं a में 3 प्लस करूंगी तो हो जाएगा 4, तो फिर असाइन कर दो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4। ऐसे याद रखना।
तो पहले ऐड करो देन असाइन। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट एंड असाइन का भी हमारे पास ये होता है, पहले सब्ट्रैक्ट करो देन असाइन करो। मल्टीप्लाई एंड असाइन और डिवाइड बाय असाइन का ये मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करो और दोबारा असाइन कर दो। ये हमारे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर ऑपरेटर जो होते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, दे आर लाइक शॉर्टकट्स। अगर हमें कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को एग्जैक्टली बाय वन चेंज करना हो, चेंज का मतलब इंक्रीज डिक्रीज करना हो, तो हमारे यूज होते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं दैट इज यूज्ड ताकि हम चेंज कर सके किसी भी वेरिएबल की वैल्यू बाय एग्जैक्टली वन। ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्री का मतलब पहले ही समझ आ रहा है कि पहले पहले, और पोस्ट का मतलब बाद में। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर दो और उसके बाद में आप उसे यूज कर लो। प्री का मतलब क्या है, पहले वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर लो और फिर उसे यूज कर लो। पोस्ट फिक्स क्या होगा कि जो करंट वैल्यू है उसको पहले यूज कर लो और फिर बाद में इंक्रीज या डिक्रीज करो। प्री का मतलब पहले इंक्रीज या डिक्रीज कर लो फिर यूज करो उस वैल्यू को। पोस्ट का मतलब जो आपकी वैल्यू है उसे यूज कर लो, फिर यूज करने के बाद में उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करो। और ये याद रखना, ये हमेशा वैल्यू वैल्यू जो होगी उसे चेंज करेंगे बाय एग्जैक्टली वन। केवल वन से ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास होता है प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। प्लस प्लस हमारे पास इंक्रीमेंट बाय वन एंड माइनस माइनस हमारे पास होता है डिक्रीमेंट बाय वन। जैसे अगर मेरे पास है ए प्लस प्लस, तो ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि जैसे अगर मैंने लिखा क्या कहते हैं कि यहाँ पे ए प्लस प्लस है, तो ए प्लस प्लस का मतलब होगा कि पहले ए की वैल्यू को इंक्रीज कर लो और फिर दे दो, फिर असाइन करो, है ना। तो पहले ए की वैल्यू को इंक्रीज करा फिर असाइन करा। या फिर जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू वन, बी इज इक्वल्स टू, हमने लिखा कि प्लस प्लस ए। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू क्या होंगी हमारे पास में, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। अब प्लस प्लस का मतलब पहले इंक्रीज या डिक्रीज करो, मतलब वन से हमारे पास टू हो जाएगी, फिर असाइन करो मतलब टू, तो ए की वैल्यू टू और बी की वैल्यू टू। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। उसके दो टाइप होते हैं, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिट बिट क्या जो हमारा कंप्यूटर होता है ना उसकी जो लैंग्वेज होती है वो यूजुअली कंप्यूटर जीरोस और वंस की फॉर्म में काम कर रहा होता है, तो वो हमारे पास जीरो वन बिट्स में काम कर रहा होता है। तो अगर हमें कभी ऑपरेशन परफॉर्म करना है डायरेक्टली ऑन दैट बिट्स, जीरोस पे और वंस पे अगर हमें डायरेक्टली काम करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो सिंबल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल बिट्स, जीरोस या फिर वन, ये हमारे पास होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। हमारे पास 5 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। पहला एंड, ये याद रखना, लॉजिकल एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे वो 3 टाइप के होते हैं, और उसमें जो एंड और होते हैं वो 2 बार होते हैं, मतलब उसमें लॉजिकल एंड ऐसे होता है और ऐसे होता है, जबकि इसमें हमारे पास सिंगल टाइम वन टाइम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे लॉजिकल बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड मतलब वही होता है कि अगर आपकी दोनों बिट वन है, मतलब अगर जो आपकी दोनों बिट वन है तो आंसर वन होगा। और क्या होता है, अगर आपकी एक भी बिट वन है तो आंसर आपका वन होगा। एक्सॉर का होता है अगर सेम है, अगर आपकी दोनों बिट्स जो है सेम है तो जीरो जीरो, और अगर वो डिफरेंट है तो वन। नॉट इन्वर्ट कर देता है, जीरो को वन, वन को जीरो, और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट मैं भी आपको बताती हूँ। ओके, तो एंड हमने पढ़ा, एंड क्या करेगा, जब कभी भी आपकी दोनों बिट्स वन होंगी तो वन देगा। अगर मतलब मैं एंड में ये बोलूं कि यार एंड में अगर मैं ऐसे करूं कि मैंने जीरो और वन है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का एंड करूं जीरो और वन का, तो ये जीरो ही होगा क्योंकि दोनों बिट्स वन नहीं है। ठीक है, ऐसे समझ लो। और में क्या था, अगर एक भी बिट वन होगी तो। एक्सॉर में क्या होता है, अगर दोनों बिट सेम है, जैसे अगर जीरो जीरो है या वन वन है, तो इन दोनों का आंसर जो होगा हमारे पास होगा जीरो, सेम पे जीरो। लेकिन अगर ये डिफरेंट है, मतलब वन जीरो या फिर जीरो वन, तो इनके आंसर क्या होगा हमारे पास में वन। ओके, और नॉट का तो मतलब सिंपल है कि जीरो का वन कर दो, वन का जीरो कर दो। अब हमारे पास आती है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में देखो कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जो इसके वो है ना सिंबल्स हैं, ऑपरेटर सिंबल्स हैं, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि यार समझ नहीं आ रहा होता। तो एक बहुत ही ईजी जो मेरे को मैंने पढ़ा है और मैं बताती हूँ आपको। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है ऐसे, अब मुझे नहीं पता यार ये कि लेफ्ट शिफ्ट है राइट शिफ्ट है, तो एक काम करो, एक एरो खींच दो इसके पीछे। ठीक है, अब बताओ ये कौन सी साइड को जा रहा है, हम किस साइड को जा रहे हैं, राइट शिफ्ट, राइट की तरफ। तो मतलब ये राइट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी पीजी। कैसे कि अगर मेरे पास, जैसे अगर मेरे को इन्होंने ऐसे दे रखा होता, इसके पीछे एक एरो खींच दिया, अब मैं देखती हूँ कि एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट, तो मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और ये राइट शिफ्ट
ऑपरेटर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि देखो मेरे तो ऐसे ही समझ आया था। तो हमारे पास है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जितनी भी क्या कहते हैं वो है बिट्स हैं उनको लेफ्ट में शिफ्ट करो, और जो एम्प्टी है उन्हें जीरो कर दो। मतलब अगर मेरे पास है 1001 और मेरे का है कि इनको क्या कहते हैं, इसको मैंने क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट कैसे, लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैंने अगर मैं इसे लेफ्ट में शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 001। ये एम्प्टी बचा तो इस एम्प्टी की जगह लिख दिया मैंने 0, ठीक है। समझ आया कैसे करना है। ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है। लेफ्ट राइट शिफ्ट क्या होता है कि हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। जैसे अगर मेरे पास है 1001 तो मैंने इसको राइट में शिफ्ट कर दिया। कैसे कि हाँ, ये तो डिस्कार्ड ही हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने करा 0, ये इधर शिफ्ट हो जाएगी 0, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1, यहाँ पे खाली बचा, खाली की जगह 0। ये हमारे पास होती है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड जो हमारे पास लास्ट ऑपरेटर होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं देखो वैसे तो, लेकिन जो ओवरऑल ऑपरेटर्स होते हैं वो यही होते हैं हमारे पास। हमारे पास है कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर। हमने इफ एल्स पढ़ा है कि इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो आप ये कर दो, एल्स ये कर दो। इफ एल्स पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इफ एल्स का ही शॉर्ट हैंड, इफ एल्स का ही शॉर्ट हैंड वे होता है, शॉर्टकट वे होता है कंडीशनल ऑपरेटर। इफ एल्स को लिखने का एक शॉर्टकट वे या एक शॉर्ट हैंड वे ही होता है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स। कैसे लिखता है सिंटेक्स, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, मतलब कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन ये वाला यूज करो, कॉलन, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन ये वाला यूज करो, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है, कंडीशन लिखी फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद में अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो वो कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा, कॉलन, अगर फॉल्स है तो कौन सा एक्सप्रेशन। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरे पास है इंट ए इंट बी, अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है तो मैंने अगर मैं सिंपल इसमें इफ एल्स लिखती तो ना बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने क्या करा, एक शॉर्ट हैंड वे हो गया इसका कि अगर ए हमारा ग्रेटर देन बी है, कंडीशन चेक करो, तो हमने देखा क्या हमारे पास जो 10 है वो ग्रेटर देन है 20। तो हमने देखा कि क्या कहते हैं नहीं, क्या कहता है 20 तो क्या कहता है बड़ा होता है, तो ये तो फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ये हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। अब इसके बाद में तो अब क्या ये वाली कंडीशन चलेगी, नहीं, क्योंकि ये कब चलती, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती तो ये एक्सप्रेशन यूज नहीं होगा। तो हम चले गए दूसरे पे, एक्सप्रेशन है फॉल्स, तो मतलब बी, बी हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो कंडीशन उसके चेक करो, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपका ये वाला आएगा, अदरवाइज जो आपका पीछे वाला एक्सप्रेशन है वो आएगा। दिस इज व्हाट कंडीशनल ऑपरेटर्स आर। बहुत इजी है, अगर सिंपल ये कि क्या कहते हैं आपका इफ एल्स को लिखने का छोटा तरीका। ओके, नाउ लास्ट हम पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, यस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपको पीवाईक्यूज दिखेंगे। लास्ट टॉपिक इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 2 नंबर में रखा ही आएगा, अदरवाइज 7 नंबर में किसी के साथ ऐड ऑन होके आ सकता है, पर ये आएगा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एक ऑपरेटर होता है जो कंपाइलर को बताता है कि आपको वेरिएबल के या किसी भी चीज के लिए कहाँ देखना है। बेसिकली आपको मैं बताऊं कि हाँ, आप क्या कहते हैं, आप कहीं जा रहे हो हाईवे पे आपने देखे बैनर्स लगे हुए होते हैं, बोर्ड लगे हुए होते हैं, है ना। तो वो आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आप, अच्छा आपको आगे जाके लेफ्ट जाना है, तो वो आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। सिमिलरली स्कोप रेजोल्यूशन क्या करता है, वो कंपाइलर को बताता है कि आपको कहाँ जाना है, जिस चीज को आप देख रहे हो वो आपको कहाँ जाना है। जैसे मुझे दिल्ली में क्या कहते हैं कमला नगर जाना है, ठीक है, तो मैं क्या कहते हैं उन बोर्ड्स को पढ़ के जा सकती हूँ कि अच्छा कमला नगर इधर से ऐसे ऐसे। तो सिमिलरली अगर मेरे को प्रोग्राम में कहीं पे जाना है, या मुझे कहते मैं चाहती हूँ कि मेरा कंपाइलर वहां पहुंच जाए, तो उसके लिए मैं स्कोप रेजोल्यूशन का यूज कर रही होती हूँ, ठीक है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टेल्स द कंपाइलर एग्जैक्टली वेयर टू लुक फॉर अ वेरिएबल फंक्शन और क्लास, जो भी चीज आपको लुक करनी है। इससे क्या होती है, ये हेल्प करता है कंफ्यूजन दूर करने में, अवॉइड करना कंफ्यूजन, जब डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके सेम नेम है। मेरे पास 2 पार्ट्स हैं उनका सेम नेम है, तो उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं स्कोप का यूज करती हूँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। मेजरली 2 चीजों के लिए यूज होता है। पहला, अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस करना है जब लोकल वेरिएबल सेम नेम। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको थ्रू आउट द कोड हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो केवल एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं। मतलब मैंने एक, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखेंगे, तो ग्लोबल में इतना याद रखो, ग्लोबल जो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकते हैं, लोकल जिसकी एक सीमा होती है, मतलब है ना, जो एक फंक्शन के अंदर ही यूज कर, जहां पे उसे डिफाइन करा है उसे वहीं यूज कर सकते हैं, उसे कहीं और उसके बाहर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो जब कभी भी हमें ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करने हो और जब लोकल और ग्लोबल दोनों का नाम सेम हो, अब हम यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन का। या जब कभी भी हमें क्लास के मेंबर फंक्शन, जो हमारा मेंबर फंक्शन है, उसको क्लास के बाहर डिफाइन करना है, मतलब हम यूजुअली क्या करते हैं क्लास के अंदर करते हैं ना, लेकिन अगर मुझे क्लास के बाहर डिफाइन करना है उसके लिए हमारे पास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम यूज कर रहे होते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।
हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया x नाम का 100। अब देखो ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेन फंक्शन के अंदर होता तो ये लोकल वेरिएबल होता, क्योंकि इसे हम केवल मेन के अंदर ही यूज कर पाते। अगर मैंने इसमें बोला इंट मेन, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने दोबारा x नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है 50। मैंने प्रिंट करा, सी आउट करा x को, और मैंने सी आउट करा स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करके x को। तो मैं अब इसमें क्या फर्क होगा, मैंने जब x को करा तो ये प्रिंट करेगा लोकल को, लेकिन भाई मुझे तो यार ग्लोबल प्रिंट प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने यूज करा स्कोप रेजोल्यूशन का। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये कंपाइलर को बताएगा कि यार आप ग्लोबल वेरिएबल को देखो, लोकल को मत देखो। तो अगर नीचे हमारे पास कितने वेरिएबल x नाम के होंगे ना, तो ये सबको छोड़ेगा और ये सीधा जाएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल पे, और ये उसको प्रिंट करवा देगा। तो ये हमारे पास करवा देगा प्रिंट 100, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कोप क्या कहते हैं, ये हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पे कंपाइलर को देखना है। ओके, अब हमारे पास लास्ट में ये हमारे पास पूरा ओवरऑल टॉपिक था आपकी यूनिट 1 का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोडिंग वगैरह आप अपने आप जो आपका आउटपुट प्रिंट करवाना, आउट इनपुट लेना, ये सारी चीज़ें आप करके खुद देख सकते हो, आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा। पीवाईक्यूज़ में जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने ऐड कर रखे हैं। जैसे कि हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे एक सॉल्यूशन की तरह इमर्ज हुई, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि प्रोसीजरल के साथ क्या कहते हैं हमारा जो डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस की, अभी देखो लास्ट ईयर ही आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस क्लास डिक्लेरेशन, कैसे क्लास डिक्लेयर करते हैं, हमेशा याद रखना जब क्लास डिक्लेयर करते हैं तो नीचे वाले जो कर्ली ब्रेसेस है उसके बाद सेमीकोलन आता है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में बताना है, कैसे फंक्शनल और डिकम्पोजिशन से अलग अलग होता है। अभी मेरे को थोड़ा अलग लगा क्वेश्चन, तो मैंने इसके लिए आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया, आप इसे देख के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें डिफरेंस है, क्या कहते हैं कि इसमें फंक्शनल में या डेटा डिकम्पोजिशन, और इन तीनों के बीच में डिफरेंस है, आप पढ़ोगे आपको पढ़ के बहुत इजीली से समझ आ जाएगा। ओके, फिर लास्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैंने कहा था ना, या तो डायरेक्ट आ जाएगा कि पिलर्स बता दो या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट बता दो, ये सारी चीजें। और यूज रियल वर्ल्ड एनालॉजीज, एनालॉजीज आपको नोट्स में मिल जाएगी, आपको इन नोट्स में हर चीज मिल जाएगी, ठीक, घबराने वाली कोई चिंता नहीं है। फिर उसके बाद में हमारे पास है कि क्वेश्चंस देख, जैसे कि सी इन और सी आउट। सी इन हमारे पास इनपुट और सी आउट हमारे पास आउटपुट के लिए सी प्लस प्लस में होता है। तो उन्होंने बोला कि स्कैन एफ और क्या कहते हैं हमारे पास प्रिंट एफ होता है, उससे हम कैसे क्या कहते हैं वो करेंगे डिफरेंस। तो वो आपको पूरा डिफरेंस दे रखा है। इसमें मैं एक चीज बता देती हूँ, स्ट्रीम बेस्ड आईओ का मतलब होता है कि जो इनपुट और आउटपुट आ रहा होता है वो स्ट्रीम के फॉर्म में, फ्लो ऑफ डेटा की फॉर्म में और होता है, जिसकी वजह से हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि क्या किस टाइप का डेटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हमारे पास सी या फिर जो भी हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग बेस्ड आईओ होता है, मतलब वो एक टेस्ट स्ट्रिंग को मान लेते हैं और हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जैसे हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं ना, ये वाले, ये परसेंटाइल डी की हमारे पास इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, क्या है, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। ओके, टाइप अवेयर है। टाइप अवेयर का मतलब सिंपल यही होता है कि टाइप सेफ्टी ज्यादा है, मतलब ये अलाउ नहीं करेगा कि आप कुछ इनवैलिड एक्शंस लो टाइप पे। मतलब अगर आपके पास आपका डेटा टाइप इंट है, तो आप इंट पे, अगर आपके पास डेटा टाइप इंट है तो आप इंट पे इंट के ही ऑपरेशंस परफॉर्म करो, ये नहीं आप कैरेक्टर के ऑपरेशंस पे परफॉर्म करो या स्ट्रिंग के ऑपरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसे इजीली पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा। और इसमें कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है आ सकते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के एग्जांपल के साथ, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें। और सिंपल सी प्रोग्राम की क्या कहते हैं न्यू और डिलीट के लिए वो हमने लिख रखा है, आप उसे समझ लोगे आपको समझ आ जाएगा। दिस इज द ओवरऑल यूनिट 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। इसमें पीवाईक्यूज हैं, ट्रिक्स हैं, नोट्स, जो थ्योरी के साथ प्रोग्रामिंग भी हमने अटैच कर रखी है, आपको सारा समझ आ जाएगा। अगर आप सीधा सीधा नोट्स को पढ़ोगे तो आपको हर चीज समझ आ जाएगी। बट इफ एनी बाय चांस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत लगी आप बता सकते हो।